हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इससे पहले हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है अभी तक, वो सबसे पहले जाके फर्स्ट चैप्टर देख कर आओ, उसके बाद ही सेकंड चैप्टर को देखना, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। तो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करके आओ पहले। तो शुरू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो अगर बात करें, इसके अंदर दो शब्द आ रहे हैं आपके सामने, आप देख सकते हो। पहला शब्द है ऑफर और दूसरा है एक्सेप्टेंस। हम ऑफर को अलग से पढ़ेंगे और एक्सेप्टेंस को अलग से पढ़ेंगे। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों को ही लेके हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। काफी डिटेल इसके रूल है, रेगुलेशंस हैं जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दे रखे हैं। तो हम आराम से एक एक को देखेंगे। सबसे पहले बात करें ऑफर की कि ऑफर क्या होता है। तो व्हाट इज एन ऑफर? ऑफर होता क्या है? तो अगर ऑफर की बात करें तो मैंने आपको बताया हुआ है, ऑफर को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है प्रपोजल। आप ऑफर का हो या प्रपोजल का हो, बात एक ही है। तो ऑफर और प्रपोजल एक स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनाने में। फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट करने में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऑफर और प्रपोजल। अब अगर कोई ऑफर ही नहीं देगा तो उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? और अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो हमारा एग्रीमेंट नहीं बनेगा, और एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो उसमें एनफोर्सेबिलिटी का तो सवाल ही नहीं उठेगा, और एनफोर्सेबिलिटी नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता। तो सारा खेल कहां से स्टार्ट होता है? अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सबसे पहले ऑफर आएगा, फिर उसका एक्सेप्टेंस होगा, उसके बाद उसमें एनफोर्सेबिलिटी आएगी और फिर फाइनली कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये जितनी बातें मैं आपको बोल रहा हूं सब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर समझा के आ चुका हूं। जिसने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा पहले जाके फर्स्ट चैप्टर को देखो। अगर बात करें ऑफर की, तो ऑफर को हम क्या कह सकते हैं? एन ऑफर इज अ प्रपोजल। ऑफर एक प्रपोजल है, सबको पता है, जो एक पार्टी के द्वारा दिया जाता है दूसरी पार्टी को, वन पार्टी टू अनदर पार्टी टू एंटर इनटू अ लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो डेफिनेशन देख लेते हैं ऑफर की। रंग चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। तो 2 क्लॉज ए के अंदर दे रखी है ऑफर की डेफिनेशन। तो आपको ऑफर की डेफिनेशन कहां मिलेगी? 2 क्लॉज ए के अंदर। डेफिनेशन क्या दी हुई है एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन थोड़ी टेक्निकल है, आराम से सुनना, ध्यान से सुनना, सारी बातें समझ में आएंगी। मैंने डेफिनेशन को कई सारे अलग अलग ऐसे पार्ट्स में लिख दिया है, क्योंकि अगर मैं एक पैराग्राफ बना के लिख देता तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती थी। डेफिनेशन थोड़ी सी लंबी है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or absistence, he is said to make a proposal। कुछ समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया, बिल्कुल ऊपर से गया। अब मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनो। इस डेफिनेशन को देखने से पहले इसका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ दिस अबाउट डेफिनेशन। तो पूरा चीरफाड़ करते हैं उस डेफिनेशन को। सबसे पहला पॉइंट है हमारे सामने, द पर्सन मेकिंग द ऑफर इज नोन एज ऑफरर। आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है, जो ऑफर बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफरर, या उसका एक और नाम होता है प्रॉमिसर। एंड द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, और जिसके लिए ऑफर बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? ऑफरी और प्रॉमिसर। तो जो ऑफर बनाता है उसको बोलते हैं ऑफरर, और जिसके लिए ऑफर बनाया जाता है उसको बोलते हैं ऑफरी, या इनका एक और नाम होता है प्रॉमिसर और प्रॉमिसर। सेकंड पॉइंट की बात करें, एंड ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो आपका ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जांपल देखते हैं। ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹3 लाख। तो ए ने ऑफर दिया कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं बी को, कितने में? 3 लाख में। तो ए ने बी को 3 लाख रुपए में अपनी कार बेचने का ऑफर दिया। तो ये एक पॉजिटिव ऑफर है। यहां पर ए कुछ करने का ऑफर दे रहा है। ए कह रहा है बी को, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, तू मेरी कार खरीद लो। तो यहां पर एक पॉजिटिव ऑफर दिया जा रहा है। अब नेगेटिव ऑफर कैसे होता है मैं समझाता हूं। When A asked B after his car meet with an accident with B scooter not to go to court and he will pay the repair charges to B for the damages to B scooter। ये एक नेगेटिव ऑफर है। क्या कहा गया है? A B को कहता है, कब कहता है? पहले A जो है अपनी कार से B के स्कूटर को ठोक के आ जाता है, एक्सीडेंट कर देता है। B का स्कूटर का नुकसान हो गया, B का स्कूटर ठोक दिया A ने अपनी कार से। उसके बाद ए बी को कह रहा है कि बी तुम जो है कोर्ट में मत जाना मेरे खिलाफ, मेरी गलती थी, मेरी गलती की वजह से मैंने अपनी कार से तुम्हारा स्कूटर ठोक दिया, तुम्हें नुकसान हो गया, तो अब एक काम करना, तुम जो है मेरे खिलाफ कोर्ट में मत जाना, केस फाइल मत करना, तुम्हारा जो भी रिपेयर का खर्चा होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा, यानी तुम्हारे स्कूटर के रिपेयर में जितना भी खर्चा आएगा मैं तुम्हें पे कर दूंगा। तो यहाँ पर ए जो है बी को एक ऑफर दे रहा है, और वो ऑफर क्या दे रहा है? तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में केस मत डालना, मेरे खिलाफ कोर्ट में मत जाना। मतलब कुछ ना करने का ऑफर दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ करने का नहीं, कुछ ना करने का ऑफर दिया जा रहा है। यहाँ पर ए बी को कह रहा है मैं तुम्हें कंपनसेशन दे दूंगा, डैमेज दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में मत जाना। कुछ ना करने का ऑफर दिया जा रहा है। ये एक नेगेटिव ऑफर है, नेगेटिव सेंस में दिया जा रहा है। ऊपर
एक पॉजिटिव ऑफर दिया गया था कि तुम मेरी कार खरीद लो, ये एक पॉजिटिव ऑफर है। यहाँ पर ऑफर दिया जा रहा है तुम कोर्ट में मत जाना, ये एक नेगेटिव ऑफर है। तो ऑफर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऑफर तो ऑफर है। तो क्लियर हो गया आपको पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफर क्या होता है। अगले पॉइंट देख लेते हैं। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है? विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा। आपकी इच्छा है कुछ करने की, आपकी विश है, आपका मन कर रहा है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा विलिंगनेस का। एक्सप्रेशन क्या होता है? व्यक्त करना, अपने भाव को व्यक्त करना। तो एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू, कुछ करना, और नॉट टू डू, आपको पता है कुछ ना करना। तो विलिंगनेस यहां पर आप एक्सप्रेस करोगे कुछ करने की या कुछ ना करने की। और कौन एक्सप्रेस करेगा? ऑफरर। ऑफरर कौन होता है? जो ऑफर बनाता है। तो वो एक्सप्रेस करेगा अपनी विलिंगनेस को कुछ करने की या कुछ ना करने की। एग्जांपल देख लेते हैं। ए इज विलिंग टू सेल हिज कार एट अ सर्टेन प्राइस टू बी। यहां पर ए की इच्छा है, ए की विलिंग है कि वो अपनी कार बेचे बी को एक सर्टेन प्राइस पर। तो यहां पर ए की विलिंगनेस है कुछ करने की, टू डू। नेगेटिव देखते हैं। ए इज विलिंग टू नॉट टू डांस इन अ कॉम्पिटिशन इफ बी पेज हिम सर्टेन सम ऑफ मनी। यहां पर ए की विलिंगनेस है, ए की इच्छा है कि वो डांस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगा अगर बी उसे एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे कर दे। तो यहां पर ए कुछ नहीं करने की बात कर रहा है, तो ये आपका एक नेगेटिव विलिंगनेस है। तो ऑफरर जो होता है वो पॉजिटिव विलिंगनेस भी एक्सप्रेस कर सकता है, नेगेटिव विलिंगनेस भी एक्सप्रेस कर सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस। तो जो विलिंगनेस है जो एक्सप्रेस करनी है किसको? ऑफरर को। विद अ व्यू टू, किस पर्पस से? विद अ व्यू टू का मतलब क्या होता है? आप ध्यान से सुन लो। लॉ के अंदर आपको कहीं पे भी, आप कोई भी लॉ पढ़ोगे, आज आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो, आप कभी भी कोई भी लॉ पढ़ोगे, कभी आप कंपनी लॉ पढ़ोगे, कभी आप पार्टनरशिप लॉ पढ़ोगे, सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ोगे, कुछ भी कोई भी आप एक्ट पढ़ोगे, कोई भी लॉ पढ़ोगे, अगर आपको कहीं पे भी विद अ व्यू टू दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है पर्पस। आखिर क्या उद्देश्य है? तो विलिंगनेस एक्सप्रेस करने का क्या पर्पस है यहाँ पर? कि हमें ऑब्टेन करनी है असेंट। असेंट का मतलब क्या होता है? अप्रूवल। हमें अप्रूवल ऑब्टेन करनी है, अप्रूवल लेनी है किसकी? अदर पार्टी की। अदर पार्टी कौन है यहाँ पर? टू हुम द ऑफर इज मेड। अदर पार्टी कौन है? जिसके लिए ऑफर बनाया गया, वो ऑफरी की अप्रूवल, ऑफरी की कंसेंट या असेंट हासिल कर सके। एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। वेयर ए टेल्स बी दैट आई मे सेल माई कार इफ आई कैन गेट ₹2 लाख ऑफ इट। तो ए बी को कह रहा है कि मैं अपनी कार बेच दूंगा अगर मुझे इसके 2 लाख रुपए मिल जाए। तो यहाँ पर ए बी को ऑफर दे रहा है? नहीं, दोनों आपस में दोस्त हैं, ए और बी। ए बी को नॉर्मल एक कैजुअल स्टेटमेंट दे रहा है, यार मैं अपनी कार बेच दूं अगर मुझे 2 लाख रुपए मिल जाए इस कार के। तो यहाँ पर वो एक जनरल बात कर रहा है। ये स्टेटमेंट एक ऑफर नहीं है, एक प्रपोजल नहीं है। अब ये ऑफर और प्रपोजल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस तो है। किसने दिया है? ऑफरर ने एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस तो दिया है, यानी ए ने एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस तो दिया है, लेकिन किस मकसद से नहीं दिया, किस उद्देश्य से नहीं दिया, किस पर्पस से नहीं दिया। ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर ये जो विलिंगनेस एक्सप्रेस करी गई है, ये किस मकसद से नहीं बनाई गई थी? ये बी की असेंट लेने के मकसद से नहीं बनाई गई थी, बी की अप्रूवल लेने के मकसद से नहीं बनाई गई थी। यहाँ पर ए ने कैजुअल स्टेटमेंट दिया था, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट दूंगा और इस पर बी मुझे अपनी अप्रूवल देगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर यहाँ पर ए बी को ये कहता, विल यू बाय माई कार फॉर ₹2 लाख, मतलब ऊपर वाली बात ना कहते हुए ये कहता, क्या तुम मेरी कार परचेस करोगे 2 लाख रुपए में? तो यहाँ पर सीधे सीधे ए बी को ऑफर दे रहा है, अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहा है, और वो भी इस पर्पस से, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। यहाँ पर ए जो है बी से असेंट मांगना चाहता है, ए बी से अप्रूवल मांगना चाहता है। तो अगर आपकी कोई ऐसी विलिंगनेस है जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो और किस मकसद से कर रहे हो कि आपको ऑब्टेन करनी है असेंट अदर पार्टी से, यानी ऑफरी से, तो ये आपकी विलिंगनेस ऑफर कहलाएगी। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब ये चारों पॉइंट्स क्लियर होने के बाद हम चलते हैं अपनी डेफिनेशन पे। आपको अच्छे से डेफिनेशन समझ में आने वाली है। यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से एक एक वर्ड को देखो। When one person signifies to another, 1% लिखा हुआ है। 1% का मतलब हो गया यहाँ पे ऑफर, सिग्निफाइंस का मतलब होता है एक्सप्रेस करना। तो यहाँ पर 1% कौन है? ऑफर। ऑफर एक्सप्रेस करता है किसको? अनदर को। अनदर कौन है यहाँ पर? ऑफरी। ऑफर एक्सप्रेस करता है ऑफरी को, यानी ए ने एक्सप्रेस करा बी को हिज विलिंगनेस। हिज कौन है यहाँ पर? हिज है ये 1%, जो ए था ऑफर है, ऑफर यहाँ पर हिज है। तो ऑफरर अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करेगा, किसके सामने करेगा? अनदर पर्सन के सामने, यानी बी के सामने। टू डू, कुछ करना, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। एब्सटेन जो है वो नेगेटिव वर्ड है। एब्सटेन का मतलब होता है रोकना, मना करना, कुछ करने से मना करना। तो आपका ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था। विद अ व्यू,
यहाँ पर पर्पस क्या है कि हमें ऑब्टेन करनी है असेंट। किसकी असेंट ऑब्टेन करनी है? दैट अदर। यहाँ पे अदर कौन है? दैट अदर यहाँ पर है हमारा ऑफरी। ये जो अनदर था आपका, यही आपका दैट अदर है। तो यहाँ पर ऑब्टेन करनी है असेंट किसकी? ऑफ दैट अदर, इस अदर पर्सन की, यानी ऑफरी की असेंट को हमें ऑब्टेन करना है, ऑफरी की अप्रूवल को हमें ऑब्टेन करना है। टू सच एक्ट, अप्रूवल किस चीज के लिए चाहिए? हमें कुछ करने के लिए। टू सच एक्ट ये एक पॉजिटिव सेंस में हो गया, और एब्सिस्टेंस यानी मना करना, तो ये एक नेगेटिव सेंस में हो गया। कुछ करने के लिए अप्रूवल चाहिए या फिर कुछ ना करने के लिए अप्रूवल चाहिए। तो अप्रूवल आप पॉजिटिव एक्ट के लिए मांग सकते हो या नेगेटिव एक्ट के लिए मांग सकते हो। ही सेड टू मेक अ प्रपोजल, या आपका प्रपोजल कहलाएगा। आपको क्लियर हो गई डेफिनेशन? थोड़ी सी टेक्निकल थी लेकिन हमें अच्छे से समझ में आ गई। हमने डेफिनेशन की पूरी चीर फाड़ कर दी थी पहले ही। अब देखते हैं अपने थर्ड कॉन्सेप्ट को, जो कि है काइंड्स ऑफ ऑफर, या आप कहो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर के कितने टाइप्स हैं, तो हम चलते हैं एक एक करके देखते हैं। तो अगर मैं ऑफर के टाइप्स की बात करूं तो 5 टाइप के ऑफर होते हैं। सबसे पहला ऑफर है हमारा स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? ध्यान से सुनो। एन ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन, मतलब ऑफर बनाया जा रहा है किसके लिए? एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए, और अ ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए बनाया जा रहा है। इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक ऑफर, एंड अ स्पेसिफिक ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ओनली। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, एक एग्जांपल देखते हैं, क्लियर होगा। ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹3 लाख, इट इज अ स्पेसिफिक ऑफर। ए कौन है? ए हमारा ऑफर है। ए ने एक ऑफर दिया अपनी कार बेचने का बी को। बी कौन है? हमारा ऑफरी है। तो ए ने ऑफर दिया बी को कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 3 लाख रुपए में, क्या तुम खरीदोगे? तो यहाँ पर ए ने ऑफर दिया बी को, तो ए ने किसी और को ऑफर दिया नहीं, एक स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर दिया, और वो स्पेसिफिक पर्सन कौन है? वो स्पेसिफिक पर्सन है हमारा बी। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस कौन देगा? कौन कहेगा हाँ मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं? ये राइट सिर्फ बी के पास है, क्योंकि ए ने ऑफर किसको दिया था? सिर्फ बी को। तो ऑफर को एक्सेप्ट करने का राइट किसके पास है? सिर्फ बी के पास। ऑफर बनाया गया था सिर्फ बी के लिए, तो उसको एक्सेप्ट भी कौन करेगा? सिर्फ बी। तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक पर्सन के लिए ऑफर बनाया गया था, और ये स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ एक्सेप्ट कौन कर पाएगा? स्पेसिफिक पर्सन। ऐसा तो नहीं है सी डी ई कहीं से आ जाएंगे और बोलेंगे मैं इसको एक्सेप्ट करना चाहता हूं, 3 लाख में मैं एक तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं। तो ए मना कर सकता है, ये कह सकता है मैं 3 लाख रुपए में इस कार से बी को ही बेचूंगा, मेरा दोस्त है, मैं इसे 3 लाख में बेचूंगा, तुम्हें तो मैं 5-5, 6-6 लाख में बेचूंगा, मैं क्यों बेचूं तुम्हें? बी मेरा दोस्त है, इसीलिए उसके लिए स्पेसिफिक ऑफर है 3 लाख रुपए। तो यहाँ पर 3 लाख रुपए वाला ऑफर एक्सेप्ट कौन कर सकता है? फिर बी कर सकता है। तो यहाँ पर एक पर्सन है तो हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक पर्सन। अब ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है। सपोज ए के 4-5 दोस्त हैं, ए जो है अपने 4-5 दोस्तों में से उन सबको इकट्ठे बुलाता है और एक जगह बुलाकर बोलता है मैं तुम लोगों को ऑफर देना चाहता हूं कि मैं 3 लाख रुपए में अपनी कार बेच रहा हूं, जिसको खरीदनी है खरीद लो। तो यहाँ पर ए ने ऑफर किसको दिया? अपने स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को। वही 4-5 जो इसके दोस्त हैं उन्हीं में से कोई एक दोस्त इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप है जो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो स्पेसिफिक ऑफर एक स्पेसिफिक पर्सन को भी दिया जा सकता है, या फिर जो है एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को भी दिया जा सकता है, और एक्सेप्ट करने के राइट भी सिर्फ उसी पर्सन के पास है या उसी ग्रुप ऑफ पर्सन के पास है। क्लियर हो गया आपको? अब देखते हैं अपना सेकंड ऑफर, जो कि है जनरल ऑफर। व्हेन ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, मतलब ऑफर दिया जा रहा है पूरी पब्लिक को, खुला ऑफर है, एंड एनीवन कैन एक्सेप्ट इट, और कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। जब ऑफर पूरी पब्लिक एट लार्ज, खुला ऑफर दिया जा रहा है पूरी पब्लिक को, तो कोई भी इसको एक्सेप्ट भी करेगा, क्योंकि जब सभी को ऑफर दिया जा रहा है तो कोई भी उसमें से एक्सेप्ट कर सकता है। जनरली पैम्पलेट में, एडवर्टाइजमेंट में इस तरीके के ऑफर दिए जाते हैं। एक फेमस केस लड़ा गया था 1893 में, जो केस किसके बीच हुआ था? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो यहाँ पर कार्लिल कौन है? कार्लिल वो है जिसने केस दायर किया था। पहले उसका नाम देखा जाता है जिसने केस डाला था, इसको हम बोल सकते हैं पिटिशनर, केस डालने वाला व्यक्ति, या इसको एक और नाम से बोला जाता है प्लेंटिफ, वो व्यक्ति जो जिसने केस डाला था सबसे पहले कोर्ट में। किसके खिलाफ डाला था? दूसरी पार्टी के खिलाफ। यहाँ पर दूसरी पार्टी को बोलते हैं हम डिफेंडेंट, जो पार्टी अपना डिफेंस कर रही है। इसने तो केस डाला नहीं, केस किसने डाला था? पहली पार्टी ने। कार्लिल ने केस डाला था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के खिलाफ। तो यहाँ पर केस डालने वाले का नाम पहले आता है और जिसके खिलाफ केस डाला गया उसका नाम बाद में आता है। केस क्या था देख लेते हैं एक बार, आपको जनरल ऑफर अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन द फेमस केस, ये एक फेमस केस लॉ है, आपको याद भी होना चाहिए, आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो केस का नाम, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें हुआ क्या था मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक कंपनी है जो कि है कार्बोलिक स्मोक बॉल। तो ये कंपनी ने एक दवाई बनाई थी जिसको इसने बोला था स्मोक बॉल, और इसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था कि जो भी इस दवाई को लेगा, इस दवाई को यूज करेगा हमारे डायरेक्शन के हिसाब से, मतलब जैसा हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस दवाई को इतने टाइम पे लेना है, ऐसे लेना है, इस तरीके से लेना है, तो जो भी हम डायरेक्शन आपको न्यूज़पेपर में प्रिंट करके दे रहे हैं उस हिसाब से हमारी इस दवाई को जो भी पर्सन खाएगा, जो भी पर्सन लेगा, उस पर्सन को कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता। और अगर उस पर्सन को कभी भी इन्फ्लुएंजा हो गया तो हम आपको 100 पाउंड का रिवॉर्ड देंगे।
तो ये बात न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाई थी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने। तो हुआ क्या, इस दवाई को एक लेडी थी जिसका नाम था मिसेस कार्लेल। ये मिसेस कार्लेल जिसने केस डाला था, इसने इस स्मोक बॉल्स को यूज किया, जैसे डायरेक्शन दी थी कंपनी ने उसी तरीके से यूज किया, और यूज करने के बावजूद इसको इन्फ्लुएंजा हो गया। इसने जाके कोर्ट में केस कर दिया इस कंपनी के खिलाफ। तो अब निकालो मेरे 100 पाउंड। तो कंपनी तो कोर्ट में जाके मुकर गई। कंपनी ने बोला हमने तो एक नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट प्रिंट करवाया था अखबार में, हम तो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते थे, हमारा ऐसा कोई इरादा थोड़ी ना था, आप इसको ऑफर नहीं मान सकते। ऐसे थोड़ा ना कोई भी उठ के आएगा और कहेगा कि भाई लाओ भाई पैसा दो पैसा दो। तो अब आप बताओ, आप सोच के देखो, क्या इस मिसेस कार्लेल को 100 पाउंड मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? कोर्ट का क्या डिसीजन आया? कोर्ट ने बोला शी कुड रिकवर द अमाउंट एज बाय यूजिंग द स्मोक बॉल, शी एक्सेप्टेड द ऑफर। यहां पर कोर्ट का डिसीजन आया कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को मिसेस कार्लेल को 100 पाउंड देने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर ये जो ऑफर था न्यूज़पेपर में डलवाया था आप लोगों ने, ये एक जनरल ऑफर था, और जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज के लिए जारी किया जाता है, और एनीवन कैन एक्सेप्टेड, और कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। आपके हिसाब से आपने जो टर्म और कंडीशन दी थी वो इस लेडी ने फुलफिल करी, उसने आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस स्मोक बॉक्स को यूज किया, उसके बावजूद उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, तो इसमें आपकी गलती है। तो आपने एक ऑफर दिया था, इस लेडी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करा, तो आप लोगों के बीच एक एग्रीमेंट बन गया, और ये एग्रीमेंट एक कमर्शियल एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट कमर्शियल होता है तो वो एनफोर्सेबिलिटी उसके अंदर ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। तो एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी जुड़ गई तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ कोर्ट में जा सकती है। तो यहाँ पर मिसेस कार्लेल का बिल्कुल सही कहना है, ये एक पब्लिक ऑफर था, एक जनरल ऑफर था, आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट छाप दिया जनरल पब्लिक के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए, तो कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है आपके दी हुई टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो एनीवन कैन एक्सेप्ट इट। तो जनरल ऑफर बनाया जाता है पब्लिक एट लार्ज के लिए, और एनीवन कैन एक्सेप्ट इट, कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर हो गया आपको जनरल ऑफर क्या होता है? तीसरा हमारा काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर की बात करें तो यहां पर शब्द ये काउंटर, यानी एक दूसरे की बात को काटा जा रहा है। तो काउंटर ऑफर क्या होता है देख लेते हैं। इट इज अ वेरिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफर। मॉडिफिकेशन का मतलब भी चेंजेस ही होता है, किसके द्वारा? ऑफरी के द्वारा। मतलब एक वेरिएशन या मॉडिफिकेशन वाला ऑफर जो ऑफरी के द्वारा दिया जाता है वो आपका काउंटर ऑफर कहलाता है। लेकिन ऑफर कौन देता था? ऑफर तो ऑफर देता था। तो यहाँ पर ऑफरी कैसे ऑफर दे पा रहा है? एग्जांपल देता हूं, समझ में आएगा। ए ऑफर टू सेल इज प्लॉट टू बी। ए ने ऑफर दिया बी को कि मैं अपना प्लॉट तुम्हें बेचना चाहता हूं 10 लाख रुपए में। तो यहाँ पर ए कौन है? ए ऑफरर है, बी ऑफरी है। ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं अपना प्लॉट तुम्हें 10 लाख में बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदोगे? बी ने बोला ठीक है मैं तुम्हारा प्लॉट खरीदूंगा, लेकिन खरीदूंगा कितने में? 8 लाख रुपए में। 10 लाख में नहीं खरीदता, बहुत महंगा दे रहे हो, 8 लाख में खरीदूंगा। तो यहाँ पर बी ने ए की बात को काट दिया। बी ने ऑफर दिया था 10 लाख का, लेकिन ए बोला 8 लाख में खरीदने को तैयार हूं। ये काउंटर ऑफर है। काउंटर ऑफर मतलब ऐसा ऑफर जो सामने ऑफर के बदले दिया जा रहा है। ए ने ऑफर दिया बी को 10 लाख का, उल्टा बी ने ए को ऑफर दे डाला 8 लाख का। मैं तुम्हारा प्लॉट खरीदने को तैयार हूं 8 लाख में, क्या तुम बेचने को तैयार हो? तो यहाँ पर बी के द्वारा दिया गया ऑफर 8 लाख रुपए वाला काउंटर ऑफर कहलाएगा। ये काउंटर ऑफर दिया गया ए के ऑफर के बदले। ए ने कुछ ऑफर दिया था, बी ने उस ओरिजिनल ऑफर के अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया और वेरिएशन करके अपना एक नया ऑफर दे दिया। तो यहाँ पर बी ने जो ऑफर दिया ए को वो कहलाएगा काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर जब दिया जाता है तो जो ओरिजिनल ऑफर होता है वो ऑफर लैप्स हो जाता है। जब भी काउंटर ऑफर दिया जाता है ओरिजिनल ऑफर जो है वो लैप्स हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो अब ओरिजिनल ऑफर खत्म हो गया, इट विल रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ द ऑफर ऑफ ए। तो ए का ऑफर जो है टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, लैप्स हो गया। अब देखो ए ने ऑफर दिया 10 लाख रुपए में बी को, बी ने बदले में ऑफर दे दिया ए को 8 लाख रुपए का। बी ने एक काउंटर ऑफर दे दिया। अब यहाँ पर अगर मान लो ए मना कर देता है कि मैं नहीं भाई मैं 10 लाख से नीचे नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचता 8 लाख में। अब बी और ए अपने अपने घर चले गए। 4-5 दिन बाद जो है बी सोचता है कि यार 10 लाख में भी बुरा क्या था, वो प्लॉट बढ़िया प्लॉट था। अब बी ए के पास आएगा और कहेगा ठीक है मैं तुम्हारा प्लॉट 10 लाख में खरीदने को तैयार हूं, तुमने मुझे ऑफर दिया था ना 10 लाख का, मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं, हम दोनों के बीच एग्रीमेंट बन गया। लेकिन रुको रुको, ऐसा नहीं हो सकता। ऊपर एक बात लिखी हुई थी, ओरिजिनल ऑफर लैप्सेस। बी ने जैसे ही काउंटर ऑफर दिया, जो ए का ओरिजिनल ऑफर था 10 लाख रुपए वाला, वो खत्म हो गया। अब नया ऑफर बनेगा, पुराना ऑफर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, पुराना ऑफर खत्म हो चुका है। तो अब यहाँ पर बी कुछ दिनों बाद कह भी दे कि मैं 10 लाख रुपए में तुम्हारा प्लॉट खरीदने को तैयार हूं, तो यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं बन जाएगा इस बात से, क्योंकि यहाँ पर ए ने कोई ऑफर दिया ही नहीं है। ए ने जो 10 लाख का ऑफर दिया था वो तो खत्म हो गया, तो यहाँ पर कोई एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता। अब कुछ दिनों बाद अगर बी मान भी जाता है तो यहाँ पर एक नया ऑफर जनरेट होगा जो कि बी के द्वारा दिया गया है ए को 10 लाख रुपए का। अब ए की मर्जी है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इफ लेटर ऑन बी एग्रीज टू बाय द प्लॉट फॉर ₹10 लाख। तो ए के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो रिफ्यूज भी कर सकता है बी के 10 लाख रुपए वाले ऑफर को, क्योंकि यहाँ पर बी पहले काउंटर ऑफर दे चुका था 8 लाख का, और जैसे ही काउंटर ऑफर दिया था ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया था। तो क्लियर हो गया आपको काउंटर ऑफर क्या होता है। एक नोट दे रखा है
ऑफर डेफिनेट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। मतलब ऑफर जो है साफ साफ बताओ आप ऑफर कितने का दे रहे हो, क्या दे रहे हो, सारी टर्म्स और कंडीशन क्लियर होना चाहिए। ऑफर हमेशा एक क्लियर होना चाहिए, आप डेफिनेट और क्लियर ऑफर दोगे। उसी तरीके से आपकी एक्सेप्टेंस भी एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए। मतलब एब्सोल्यूट का मतलब होता है नो वेरिएशन, ऊपर वेरिएशन हुई थी ना, तो इस तरीके की कोई वेरिएशन नहीं होनी चाहिए आपकी एक्सेप्टेंस में। और अनकंडीशनल होना चाहिए, आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। तो आप ऑफर को एक्सेप्ट करते समय ना कोई कंडीशन लगा सकते हो, ना ऑफर के अंदर कोई वेरिएशन कर सकते हो। जिस तरीके का जैसा ऑफर दिया गया है सेम एज इट इज उसी टर्म और कंडीशन में आपको ऑफर को एक्सेप्ट करना होगा, तभी आपकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। अगर आपने थोड़ा सा भी वेरिएशन करा, थोड़ी सी भी कंडीशन लगाई, तो ये आपकी एक्सेप्टेंस ना मानते हुए एक काउंटर ऑफर मान लिया जाएगा। अगला पॉइंट क्या है हमारा, क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है? क्रॉस ऑफर होता है when two persons make an offer to each other on similar terms without having the knowledge of the offer being made by the other side. It is known as cross offer. कुछ समझ में आया? नहीं आया? एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। If A makes a proposal to B to sell his car at ₹2 lakh, तो यहाँ पर A ने एक प्रपोजल बनाया, यानी A ने एक ऑफर दिया B को कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 2 लाख रुपए में। तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हुआ, B विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ A, बी को ए के ऑफर के बारे में पता नहीं है। ए ने जो है बी को एक मेल किया और मेल में लिखा कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं तुम्हें 2 लाख रुपए में, क्या तुम खरीदोगे? बी ने उस मेल को देखा नहीं और बिना उस मेल को देखे सामने से ए को ऑफर दे डाला। क्या ऑफर दे डाला? मेक्स एन ऑफर। बी ने भी एक ऑफर बना दिया ए के लिए। क्या ऑफर बनाया? टू परचेज द सेम कार एट ₹2 लाख फ्रॉम ए। बी ने ए का मेल ना देखते हुए सामने से ए को एक ऑफर दे डाला कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं, वही वाली कार, कितने में? 2 लाख रुपए में। तो यहां पर हुआ क्या, ए ने भी उसी कार की बात करी थी, उसी कार का ऑफर दिया था बी को, कितने में दिया था? 2 लाख रुपए में दिया था। और बी ने विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ ए, बी को ए के प्रपोजल के बारे में नहीं पता और उसके बावजूद बी ने जो है सामने से ए को ऑफर दे डाला कि मैं तुम्हारी उसी कार को खरीदना चाहता हूं, कितने में? 2 लाख रुपए में ही। इसने भी 2 लाख रुपए की बात करी। तो यहां पर ए का दिया गया ऑफर है और बी का दिया गया ऑफर दोनों सेम है, दोनों ही सेम टर्म्स और कंडीशन पे बनाया गया है। तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं है दोनों के ऑफर में। लेकिन आप ध्यान से सुनो, यहाँ पर ए के ऑफर पे बी की एक्सेप्टेंस आई क्या? बिल्कुल नहीं आई। आप बी के दिए गए ऑफर को ए के दिए गए ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर बी को तो पता ही नहीं था कि ए ने ऐसा कोई ऑफर दिया है मुझे। यहाँ पर दोनों ही पार्टीज ने एक दूसरे को ऑफर दे डाला सेम टर्म्स और कंडीशन का, जबकि दूसरी पार्टी को पता ही नहीं था कि पहली पार्टी ने मुझे ऐसा कोई ऑफर दिया है। तो यहाँ पर दोनों की इग्नोरेंस की वजह से दोनों ने आपस में एक दूसरे को ऑफर दे डाला और ऑफर जो था वो सेम टर्म्स और कंडीशन पे था, लेकिन दिया दोनों ने ऑफर ही है, किसी ने भी उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करा। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस की बात नहीं आएगी। एक्सेप्टेंस की बात नहीं आएगी तो आपके बीच एग्रीमेंट नहीं बनेगा। ये आपका एक क्रॉस ऑफर है। यहाँ पर बी को पता ही नहीं था ए के प्रपोजल के बारे में, ए के ऑफर के बारे में बी को मालूम ही नहीं था। बी ने तो सामने से ऑफर दे डाला। तो जब इस तरीके का कोई ऑफर दिया जाता है, when two persons make an offer to each other on similar terms, यहाँ पर टर्म्स और कंडीशन बिल्कुल सेम थी, without having the knowledge of the offer being made by the other party, तो यहाँ पर दोनों में से किसी को भी एक दूसरे के ऑफर की कोई नॉलेज है ही नहीं, एक दूसरे के ऑफर के बारे में पता है ही नहीं, तो ये ऑफर आपका क्या कहलाएगा? क्रॉस ऑफर। तो क्रॉस ऑफर कभी भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाती। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते बी ने ए के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अगला लास्ट ऑफर आता है हमारा स्टैंडिंग ऑफर, या फिर हम कह सकते हैं इसको कंटिन्यूइंग ऑफर, या इसका एक और नाम होता है ओपन ऑफर। An offer which is allowed to remain open for acceptance during a certain period of time। एक ऐसा ऑफर जो खुला हुआ है कि आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मतलब एक्सेप्टेंस करने का एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तय कर दिया कि आप इसको जो है अगले 4 दिन के लिए ऑफर खुला हुआ है, आप इसको अगले 4 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्ट कर सकते हो। ये ऑफर जनरली कहाँ होता है? आप देखते हो सेल, मार्केट में जाते हो सामान खरीदने, सेल लगी होती है, बाय 2 गेट 1 फ्री, इस तरीके की सेल लगी होती है और लिखा होता है सेल जो है सिर्फ 2 दिन के लिए। तो क्लियर हो गया आपको? पांचों टाइप ऑफर की समझ में आ गई आपको? तो ये हमारी 5 टाइप्स होती हैं ऑफर की, जिसको हम बोलते हैं काइंड्स ऑफ ऑफर या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। अब हमें पढ़ना है अपना नेक्स्ट टॉपिक, लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर के क्या क्या लीगल रूल्स होती है, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट जो कि है लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। कुछ लीगल रूल्स पढ़ने हमें ऑफर को लेकर, और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। तो आखिर क्या क्या लीगल रूल्स हैं या क्या क्या एसेंशियल है वैलिड ऑफर के, वो एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड। ऑफर आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लॉयड भी हो सकता है। एक्सप्रेस ऑफर अगर आपको बनाना है तो आपको ऑफर जो है वो बनाना होगा वर्ड्स में। वर्ड्स का मतलब हो गया ओरल वर्ड्स भी हो सकते हैं या रिटर्न में वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो आपका ऑफर जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, दोनों ही तरीके से आपका ऑफर वैलिड ऑफर माना जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, ए सेज टू बी, ए ने बी को कहा, तो ये आपका एक ओरल ऑफर है। विल यू परचेज माई व्हाइट हॉर्स फॉर ₹20,000? ए राइट टू बी, ए ने बी को लिखा इन अ लेटर, तो यहाँ पर ये आपका रिटर्न ऑफर है। तो ऑफर आपका ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है,
दोनों ही तरीके के ऑफर को बोलते हैं हम एक्सप्रेस ऑफर। अब देखते हैं इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है। जब ऑफर एक्सप्रेस किया जाता है किस तरीके से, बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टी। पार्टी कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से ऑफर क्रिएट हो जाएगा, ऑफर बन जाएगा। पार्टी बोलेगी नहीं, ना ओरल में ना रिटर्न में, पार्टी किसी भी तरीके से कुछ बोलेगी नहीं, बल्कि कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगी जिससे ऑटोमेटिक ऑफर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके के ऑफर को बोलते हैं हम इम्प्लाइड ऑफर। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। सपोज आप कभी किसी बस स्टैंड पे जाते हो और बस का इंतजार कर रहे हो, तो वहां पर बस आती है, आप बस नंबर के अकॉर्डिंग जो है उस बस में चढ़ जाते हो। उसके बाद आप जो है कंडक्टर से टिकट लेते हो और उसके बदले में उसको पैसे पे करते हो और अपनी सीट पे बैठ जाते हो और इंतजार करते हो अपने स्टैंड के आने का। और जैसे ही आपका स्टैंड आ जाता है आप बस से उतर जाते हो। तो ये पूरे प्रोसेस के अंदर हुआ क्या, आपके बस में चढ़ने से लेकर आपके बस से उतरने तक के पूरे प्रोसेस में एक एग्रीमेंट बन गया आपका और ट्रांसपोर्ट कंपनी का, और आपको पता भी नहीं चला। वो एग्रीमेंट क्या था, जब बस अपने रूट पे चल रही थी और आपके पास आकर रुकी तो बस ने आपको एक ऑफर दिया। बस ने मुंह से कुछ नहीं बोला, बस ने आपको ऑफर दिया कि बस का ये नंबर है, बस इस रूट पे जाएगी, आपको इस रूट पर जहां पे भी जाना है बस आपको छोड़ देगी, इसके बदले में आपको बस का जो किराया है वो किराया पे करना है। ये बस की तरफ से दिया गया ऑफर था और आपने बस में चढ़कर किराया पे करके उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो दोनों ही पार्टीज ने बिना कुछ बोले, ना आपने अपनी तरफ से कुछ कहा ना बस ने अपनी तरफ से कुछ कहा, ऑटोमेटिक एक ऑफर क्रिएट हो गया और बाद में उस ऑफर की एक्सेप्टेंस भी मिल गई। एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है बस वाला, आप इसको पढ़ सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, एन ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मैंने आपको बताया था विद अ व्यू टू का मतलब क्या होता है, पर्पस, यानी क्या पर्पस है ऑफर बनाने का। ऑफर बनाने का पर्पस ये होता है कि हमें क्रिएट करना है लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर, लीगल रिलेशनशिप सिर्फ कमर्शियल एग्रीमेंट के अंदर क्रिएट होता है। कमर्शियल एग्रीमेंट में प्रिज्यूम किया जाता है कि आपके बीच जो ऑफर और एक्सेप्टेंस हो रहा है वो लीगली बाइंडिंग है, दोनों के बीच में लीगली एनफोर्सेबल है। और कमर्शियल एग्रीमेंट के अलावा कोई भी अदर एग्रीमेंट हो रहा है, जैसे कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो, रिलीजियस एग्रीमेंट हो, सोशल एग्रीमेट हो, इन सब में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर एनफोर्सेबिलिटी मौजूद नहीं होती। ये सब बातें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बता रखी है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, ए इनवाइटेड बी टू अ डिनर एंड बी एक्सेप्टेड द इनविटेशन। ए ने बी को खाने पे बुलाया और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है दोनों के बीच एक सोशल एग्रीमेंट बना है। इट इज ओनली अ सोशल इन्विटेशन। यहाँ पर इन्विटेशन हो गया, यहाँ पर सोशल इन्विटेशन हुआ। तो ये सोशल इन्विटेशन है, यहाँ पर कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है पार्टीज की कि वो आपस में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे। तो यहाँ पर ए लायबल नहीं होगा, ए ने ऑफर दिया था और बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया था। तो अगर ए जो है अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाया, अगर ए जो है बी को डिनर प्रोवाइड नहीं करवा पाया किसी रीजन की वजह से, तो यहाँ पर ए लायबल नहीं होगा, ए विल नॉट बी लायबल, क्योंकि ये एक सोशल एग्रीमेंट था, सोशल इन्विटेशन था। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ऑफर मस्ट बी सर्टेन। ऑफर जो है वो सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और नॉट वेग। वेग का मतलब क्या होता है, अनक्लियर। ऑफर आपका सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और अनक्लियर नहीं होना चाहिए। नॉट वेग लिखा है, वेग का मतलब होता है अनक्लियर, तो अनक्लियर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दो नेगेटिव वर्ड हैं, दो नेगेटिव मिलकर बनते हैं पॉजिटिव, यानी ऑफर आपका क्लियर होना चाहिए। द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज मस्ट बी वेरी क्लियर। यहाँ पर पार्टीज की इंटेंशन जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एज टू व्हाट दे इंटेंड टू डू। इफ द टर्म्स ऑफ द ऑफर आर वेग एंड अनसर्टेन, नो कॉन्ट्रैक्ट विल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। अगर आपके ऑफर के अंदर वेग और अनसर्टेनिटी है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता। एग्जांपल देख लेते हैं, ए ऑफर टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। तो यहाँ पर ए ने बी को ऑफर दिया 100 टन्स ऑफ ऑयल देने का, तो ये एक वेग ऑफर है क्योंकि यहाँ पर जो तेल है वो किस टाइप का होगा ये स्पेसिफाई नहीं किया। तेल तो अलग अलग कई सारे टाइप्स का हो सकता है, तो कौन सा तेल देने की बात हुई है। यहाँ पर ए ने किस चीज का ऑफर दिया है, कौन से तेल का ऑफर दिया है, स्पेसिफिक तो है ही नहीं, क्लियर तो है ही नहीं यहाँ पर ये ऑफर। As there is nothing to show what type of oil was intended, the offer must be communicated to the other party. ऑफर जो है वो अदर पार्टीज को कम्युनिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पर अदर पार्टीज की बात किसकी हो रही है, यहाँ पर देन नहीं होगा, द होगा। अदर पार्टी कौन है यहाँ पर, ऑफरी। तो ऑफर जो है वो ऑफरी तक कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। द ऑफर इज कंप्लीटेड, ऑफर तभी कंप्लीट माना जाएगा व्हेन इट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। जब तक ऑफर ऑफरी के पास कम्युनिकेट नहीं होता, ऑफर जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाता। अनटिल द ऑफर इज कम्युनिकेटेड, जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं होगा, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकती। बिना किसी को ऑफर दिए कोई ऑफर को एक्सेप्ट कैसे कर सकता है। तो एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस एंड डज नॉट कंफर्म एनी राइट ऑन द एक्सेप्टर। तो मतलब समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। एक फेमस केस लॉ है हमारे सामने, इसमें लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। ये कौन है, ये हमारा वो पर्सन है जिसने केस फाइल किया था, और ये कौन है जिसके खिलाफ केस फाइल किया गया था। तो जिसने केस फाइल किया उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ, और जिसके खिलाफ केस फाइल किया उसको हम क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो आखिर केस क्या था देख लेते हैं एक बार। जी कौन है, जी है हमारा गौरीदत्त। गौरीदत्त ने अपने एक सर्वेंट को, जो एल है, जिसका नाम है लालमन शुक्ला। तो लालमन शुक्ला कौन है, ये गौरीदत्त का एक सर्वेंट है। तो गौरीदत्त ने अपने सर्वेंट को भेजा, कहां पर भेजा, टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू। तो यहाँ पर गौरीदत्त का जो है नेफ्यू,
नेफ्यू कौन होता है, उसकी बहन का बेटा या बेटी, वो गुम हो गया। तो गौरी दत्त ने अपने सर्वेंट लालमन शुक्ला को भेजा कि जाकर मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लेकर आओ। व्हेन द सर्वेंट हैज लेफ्ट, और जब लालमन शुक्ला जो है वो चला गया उसके नेफ्यू को ट्रेस करने के लिए, उसके नेफ्यू को ढूंढने के लिए, उसके कुछ देर बाद जो है गौरी दत्त देन अनाउंस दैट एनीवन हु ट्रेस्ड हिज नेफ्यू वुड एंटाइटल टू अ सर्टेन रिवॉर्ड। तो यहाँ पर जो गौरी दत्त है उसने लालमन शुक्ला के जाने के कुछ देर बाद अनाउंस करा, किसको अनाउंस करा, अपने बाकी सर्वेंट को। एक सर्वेंट को तो उसने भेज दिया लालमन शुक्ला को, बाकी के जितने सर्वेंट थे उनको अनाउंस करा कि जो कोई भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लेके आएगा उसको जो है मैं एक सर्टेन रिवॉर्ड दूंगा। तो यहाँ पर ये बात किसने अनाउंस कर दी, गौरी दत्त ने अनाउंस कर दी अपने बाकी के सर्वेंट को। और ये बात किसको नहीं पता, ये बात लालमन शुक्ला को नहीं पता, क्योंकि गौरी दत्त ने उसको पहले ही भेज दिया था अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, लालमन शुक्ला जो कि सबसे पहले ढूंढने गया था उसको जो है गौरी दत्त का नेफ्यू मिल जाता है, लेकिन रिवॉर्ड के बारे में लालमन शुक्ला को अभी मालूम नहीं है। सब्सिक्वेंटली बाद में जब लालमन शुक्ला को पता चलता है कि ऐसा कोई रिवॉर्ड अनाउंस हुआ था, ही क्लेम इट, वो मांगने चला गया गौरी दत्त के पास कि भाई मुझे रिवॉर्ड दे दो। तो यहाँ पर गौरी दत्त मुकर गया, बोला मैं नहीं देता रिवॉर्ड, जब मैंने तेरे को बोला था क्या रिवॉर्ड देने के लिए, मैंने किसको बोला था, मैंने बोला था अपने बाकी सर्वेंट को, तेरे को तो मैंने बोला नहीं था, तुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई रिवॉर्ड मैंने अनाउंस किया है। तो यहाँ पर तेरे को जब पता ही नहीं था, तेरे पास तक ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, तो जब तुझे ऑफर के बारे में नहीं पता तो ऑफर एक्सेप्ट कैसे कर सकता है, और जब ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता तो एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता हमारे बीच। तो यहाँ पर यह मामला चला गया कोर्ट में, और कोर्ट ने फाइनली फैसला सुनाया गौरी दत्त के फेवर में, और क्या कहा, ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड एज ही डिड नॉट नो द ऑफर। तो यहाँ पर लालमन शुक्ला को ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता उस ऑफर को। ऊपर साफ साफ लिखा था अंटिल द ऑफर इज कम्युनिकेटेड, जब तक कि ऑफर कम्युनिकेट ना हो इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा जा सकता। तो आपको क्लियर हो गया कि ऑफर का कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं होगा ऑफर के पास एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, और दोनों के बीच आपस में एग्रीमेंट नहीं बन सकता। अब ये लाइन पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर, तो ऑफर की एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। अगर आप ऑफर से इग्नोर हो, आपको ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, तो उसकी एक्सेप्टेंस कैसे एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। एंड डज नॉट कन्फर एनी राइट्स ऑन द एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर के पास कोई भी किसी भी तरीके का राइट नहीं आएगा। तो क्लियर होगा आपको ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एन ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द ऑफरी। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है कि ऑफर जो है वो बनाया जाता है इस इंटेंशन के साथ। विद अ व्यू टू का मतलब क्या होता है, इंटेंशन, पर्पस। ऑफर जो है इस इंटेंशन के साथ बनना चाहिए कि हम ऑब्टेन कर सके असेंट ऑफ द ऑफरी। असेंट क्या होता है, असेंट का मतलब होता है अप्रूवल। ये पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूं, ऊपर मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर हमने पढ़ा था। हमने अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा था, आपको ऑफर और एक्सेप्टेंस की फर्स्ट क्लास में मिल जाएगा। वहां पर हमने ये पॉइंट पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे डेफिनेशन ऑफ ऑफर। द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी टू whom the offer is made। तो यहाँ पर ये पॉइंट जिसने पढ़ा है, जिसने पिछला पार्ट देखा है, उसको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 पॉइंट। एन ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर जो है वो कंडीशनल हो सकता है। ऑफर में आप किसी भी तरीके की कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, कंडीशनल ऑफर वैलिड ऑफर माना जाता है। एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशन बाय द ऑफर। तो ऑफर जो है ऑफर देते समय अपने ऑफर के अंदर किसी भी तरीके की कैसी भी कंडीशन लगा सकता है। ऑफर उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, उस कंडीशन को माने या ना माने, वो उसकी अपनी मर्जी है। इन सच केसेस अगर कंडीशन लगाएगा तो यहाँ पर कंडीशन जो है वो क्लियरली कम्युनिकेट करनी होगी, किसको, ऑफरी को। द कंडीशन मस्ट बी रीजनेबल, और जो कंडीशन लगाई जाएगी वो रीजनेबल होनी चाहिए, अनरीजनेबल कंडीशन अलाउड नहीं होगी। एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ए लैंडलॉर्ड ऑफर टू रेंट हिज हाउस ओनली टू अ वेजिटेरियन फैमिली इज एन कंडीशनल ऑफर। तो यहाँ पर ए एक जो है मकान मालिक है, तो वो कहता है कि मैं अपना घर किराए पे दूंगा सिर्फ एक वेजिटेरियन फैमिली को, यानी मैं नॉन वेजिटेरियन फैमिली को अपना घर किराए पे नहीं दूंगा। उसका अपना घर है, उसकी अपनी मर्जी है, वो किसी को भी किराए पे दे, वो वेजिटेरियन को दे, नॉन वेजिटेरियन को दे, उसकी अपनी मर्जी है। तो उसने कंडीशन लगा दी कि मैं अपना घर किराए पे किसको दूंगा, सिर्फ वेजिटेरियन फैमिली को दूंगा। ये उसकी अपनी एक कंडीशन हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्सेप्ट करना चाहे कर ले, नहीं करना चाहे मत करे। ऑफर तो बिल्कुल वैलिड ऑफर है, ऑफर के अंदर कंडीशन लगाई जा सकती है। अगर बात करें हम दूसरे एग्जांपल की, रीजनेबल कंडीशन की, तो यहाँ पर एक केस लॉ है जो कि कोर्ट का डिसीजन आया था, लिली व्हाइट वर्सेस आर मुनुस्वामी। यहाँ पर एक्स है, उसने जो है एक नई साड़ी लॉन्ड्री में धुलवाने के लिए दी। जब धुलवाने के लिए दी तो वहां पर जो है उसको एक रिसिप्ट मिली। सीधी बात है, हम कपड़े लॉन्ड्री में धुलवाने को देते हैं तो उसके बदले में हमें एक रिसिप्ट मिलती है, और उस रिसिप्ट के पीछे छोटे छोटे अक्षरों में क्या लिखा हुआ था, कस्टमर वुड एंटाइटल टू रिकवर ओनली 15%। कस्टमर जो है वो एंटाइटल होगा कि वो रिकवर कर सकता है सिर्फ 15% ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन केस ऑफ लॉस। अगर लॉन्ड्री से कपड़े मिसिंग हो जाए तो उसके बदले में लॉन्ड्री जो है कस्टमर को कपड़े का 15% अमाउंट ही वापस करेगी। और रिसिप्ट के पीछे ये बात छोटे छोटे अक्षरों में लिखी हुई है, तो ये बात जो है हर कस्टमर तो पढ़ता नहीं है। और यहाँ पर हुआ क्या, साड़ी जो है वो गुम कर दी, और किसकी गलती से हुआ, लॉन्ड्री की नेग्लिजेंस की वजह से। लॉन्ड्री ने लापरवाही दिखाई और साड़ी को घुमा दिया।
अब एक्स ने जो है वो कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन आया? कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया कि ये जो टर्म्स है ये अनरीजनेबल है। अब अनरीजनेबल कैसे है? यहाँ पर लॉन्ड्री ने लिखा हुआ है कि हम जो है सिर्फ 15% मार्केट प्राइस का वापस करेंगे। ऐसे तो लॉन्ड्री जो है कस्टमर से नए नए कपड़े लेगी और उसके बाद जो है कह देगी ये कपड़े गुम हो गए, और उस कपड़े का 15% जो है कस्टमर को पे कर देगी और बाकी वो नया कपड़ा जो है अपने पास रख लेगी। तो इस तरीके से तो पूरा फ्रॉड हो रहा है। तो ये तो एक अनरीजनेबल कंडीशन है। यहाँ पर तो आपकी डिसऑनेस्टी शो हो रही है, आप सीधे सीधे कस्टमर को चीट करना चाहते हो, कस्टमर के साथ गलत काम करना चाहते हो। तो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया? सच अ टर्म वुड गिव अ प्रीमियम ऑफ डिसऑनेस्टी एंड इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। ये साफ साफ डिसऑनेस्टी को दर्शाता है और ये अगेंस्ट है पब्लिक इंटरेस्ट में। तो ये आपका एक अनरीजनेबल ऑफर का एग्जाम्पल था। तो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म। ऑफर के अंदर ऐसी कोई भी टर्म नहीं हो सकती नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू बी एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? आप जो है रिजेक्शन का बर्डन ऑफरी के ऊपर नहीं डालोगे। आपके ऑफर के अंदर ऐसी कोई टर्म्स और कंडीशन नहीं हो सकती जिसमें यह कहा जाए कि अगर आपने इतने दिनों के अंदर जवाब नहीं दिया या इतने समय के अंदर जवाब नहीं दिया तो हम आपके ना जवाब देने को आपकी एक्सेप्टेंस मान लेंगे। वन कैन नॉट से दैट इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड। अगर आप हमें एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करते एक सर्टेन टाइम के अंदर तो ऑफर वुड बी कंसीडर्ड एज एक्सेप्टेड। तो ऑफर आपका एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। इस तरीके की कोई भी टर्म्स और कंडीशन आप नहीं लगा सकते। आप ये थोड़ा कह सकते हो भाई मैंने तुझे ऑफर दिया है, अगर तेरा जवाब 2 घंटे के अंदर नहीं आया तो मैं जो है मान लूंगा कि तूने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप सामने वाले के ऊपर रिजेक्शन का बटन नहीं डाल सकते। एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स राइट टू वाई। एक्स ने वाई को एक लेटर लिखा, आई शैल बाय योर हाउस फॉर ₹20 लाख। इफ यू डू नॉट रिप्लाई आई शैल अज्यूम दैट यू एक्सेप्टेड माय ऑफर। ये क्या बात हुई? अगर तुम रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम जो है अपना घर मुझे 20 लाख रुपए में बेचने को तैयार हो। तो ऐसे नहीं हो सकता। आप ऑफर के ऊपर रिजेक्शन का बटन नहीं डाल सकते। ऐसे किसी भी तरीके के टर्म्स के साथ बनाए गए ऑफर को वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द ऑफर में बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। ऑफर आपका स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, जनरल ऑफर क्या होता है, ये बातें हम देख चुके हैं। मैंने आपको बताया था काइंड्स ऑफ ऑफर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हमारा आखिरी पॉइंट। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना। इसी पॉइंट के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऑफर जो है वो अलग होता है इन्विटेशन टू ऑफर से। तो यहाँ पर मैं देखना गया, पहले आप ध्यान से ये देखो। ऑफर के बारे में हमें जानना है कि आखिर ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर ये दोनों एक अलग अलग टर्म है। तो ऑफर किस तरीके से अलग होता है इन्विटेशन टू ऑफर से? अब देखो होता क्या है, 90% केस में जिस चीज को हम ऑफर समझते हैं वो हमारा ऑफर होता ही नहीं है। वो हमारा क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर। आप इन्विटेशन टू ऑफर को 90% केस में ऑफर समझते हो। तो अब हम देखेंगे कि हमारा इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है। इन्विटेशन टू ऑफर मींस सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी सुनते चलो, एग्जांपल हम देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। इन्विटेशन और टू ऑफर का मतलब होता है हम इंफॉर्मेशन सप्लाई करना चाहते हैं, हम सामने वाले पर्सन के पास इंफॉर्मेशन को पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब होगा सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट नेगोशिएशन कैन स्टार्ट, ताकि जो है नेगोशिएशन स्टार्ट हो सके। नेगोशिएशन क्या होता है, बार्गेनिंग। एंड द अदर पर्सन कैन मूव टू मेक एन ऑफर। और हम ये चाहते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है जिसके पास हम इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं वो पर्सन जो है हमें ऑफर देना शुरू कर दे। अब इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, एक एक करके आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। एग्जांपल देखते हैं। हमारा सबसे पहला सबसे आसान एग्जांपल को उठाते हैं। हमारे पास सबसे आसान एग्जांपल है यहाँ पर ये डी पॉइंट। क्या दे रखा है इसमें, बोला गया मेन्यू कार्ड के बारे में। तो आप किसी होटल रेस्टोरेंट में कभी खाना खाने जाते हो, वहां पर आप देखते हो, आप टेबल पर बैठते हो, वहां पर टेबल पर मेन्यू कार्ड पड़ा होता है। उसमें जो है सारी आइटम्स लिखी होती है कि इस रेस्टोरेंट के अंदर ये सारी चीजें मिलेंगी। उसमें लिखा होता है कि यहाँ पर जो है पनीर मिलेगा, छोले मिलेंगे, राजमा मिलेंगे, दाल मिलेगी, नान मिलेगा, रोटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। सारी आइटम्स लिखी होती हैं और सामने उसके रेट लिखे होते हैं। तो आपकी अपनी जो मर्जी होगी, आप वेटर को बुलाओगे और बोलोगे कि मुझे जो है ये आइटम लाके दो। तो सपोज आपने जो है 2 आइटम को सिलेक्ट कर लिया, दाल और पनीर को, और वेटर को बुलाया और बुलाने के बाद बोला कि मेरे लिए जो है ये 2 डिश लेके आ जाओ। अब वेटर ने बोला कि पनीर तो ठीक है मिल जाएगा, लेकिन दाल जो है वो खत्म हो गई। दाल एक बहुत कॉमन आइटम है, हर कस्टमर इसको मंगाता है। तो आप लेट हो गए आने में, आप काफी लेट आए हुए हो, अभी जो है हमारे पास दाल खत्म हो चुकी है, रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो चुका है। तो अब आप रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाओगे और जाके कहोगे कि ये मेन्यू कार्ड जो है एक ऑफर है, आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस रेस्टोरेंट के अंदर ये चीजें मिलेंगी, आपने मुझे एक ऑफर दिया था, मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट करा, हमारे बीच एग्रीमेंट बन गया। अब आप मुकर ही नहीं सकते, अब आपको मुझे ये 2 डिश देनी होगी, किसी भी कीमत पे कहीं से भी लेकर आओ, मेरे लिए लेकर आओ, वरना आपके ऊपर मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। तो रेस्टोरेंट का जो ओनर होगा या फिर जो मैनेजर होगा वो आपको समझाएगा, सर सुनो, ये जो आपका मेन्यू कार्ड है, ये जो मेन्यू कार्ड आपके टेबल पर पड़ा हुआ था, ये ऑफर है ही नहीं, ये एक इन्विटेशन टू ऑफर था।
यहाँ पर हमने बताया था कि ये हमारे पास अवेलेबल है, ये सारी डिशें हम प्रोवाइड करवाते हैं। हमने तो आपको एक इनविटेशन टू ऑफर दिया था, इनवाइट करा था आपको कि आप सामने से हमें ऑफर दो। तो आपने हमारे इनविटेशन टू ऑफर को देखा, हमारे मेन्यू कार्ड को देखा, उसके बाद उसमें से जो जो आइटम आपको चाहिए थी आपने हमें ऑफर दिया कि मैं जो है ये डिश खाना चाहता हूँ, आप मुझे प्रोवाइड करवा सकते हो। आपने मुझसे पूछा, अगर हमारे पास अवेलेबल होती तो हम आपको प्रोवाइड करवाते, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमने आपके दो डिश में से एक डिश के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और दूसरे को रिजेक्ट कर लिया। तो आपने हमें ऑफर दिया था, उस ऑफर को एक्सेप्ट करना ना करना वो हमारी मर्जी थी। हमने आपको ऑफर नहीं दिया था, हमने जो मेन्यू कार्ड टेबल पर रखा था वो ऑफर था ही नहीं, वो तो एक इनविटेशन टू ऑफर था। हम तो आपको इनवाइट कर रहे थे कि आप हमारे पास आओ, इस इनविटेशन टू ऑफर को देखो और इसके बदले हमें सामने से ऑफर दो। उसके बाद हमारी मर्जी होगी कि हम उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो ये जो मेन्यू कार्ड है ये एक इनविटेशन टू ऑफर है, ये ऑफर कभी था ही नहीं। तो ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि मेन्यू कार्ड जो होता है वो एक ऑफर है, जबकि वो एक इनविटेशन टू ऑफर है। 90% केस में हर चीज इनविटेशन टू ऑफर ही होती है, जिसको आप लोग ऑफर समझते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारा सी पॉइंट डिस्प्ले ऑफ गुड्स। आप कभी किसी सुपरमार्केट में जाते हो, कभी किसी बिग बाजार में जाते हो, वहां पर होता क्या है, वहां पर जो है सामान रखा होता है, उस सामान के नीचे प्राइस लिखा होता है कि ये सामान इतने का, इतने का, इतने का है। आपको अपनी मर्जी के हिसाब से जो सामान आपको चाहिए, आप उसका प्राइस देखकर उस सामान को उठाओगे और उठाकर कैश काउंटर पे लेकर आओगे और वहां पर अपना बिल बनवाओगे उस सामान का। तो यहाँ पर जब गुड्स रखे गए थे डिस्प्ले के लिए बिग बाजार के अंदर, सुपरमार्केट के अंदर, जिसको आप उठाकर लेकर आए और उठा के आपने कैश काउंटर पे रखा, वो गुड्स जो है वो आपके लिए इन्विटेशन टू ऑफर था। वो सामान रखा इसलिए गया था कि ये सामान है और ये इसका प्राइस टैग है, आप इस सामान को देखो और इसमें से आपको जो सामान चाहिए वो आप हमारे कैश काउंटर पर लेकर आओ और सामने से हमें ऑफर दो कि मैं आपके मॉल में से, आपके शॉप में से ये सामान परचेस करना चाहता हूं, क्या आप इसको बेचने को तैयार हो। अब मर्जी होगी कैश काउंटर वाले की, अब मर्जी होगी बिग बाजार की, अब मर्जी होगी सुपरमार्केट की कि वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे या ना करे। वो चाहे तो कह दे मैं आपको ये सामान नहीं बेचता, वो ऐसा क्यों कहेगा। अब देखो, अगर मान लो आप कोई ऐसा सामान उठा के लेके आ गए जो सामान जो है पहले ही बिक चुका है, वो सामान का पूरा स्टॉक खत्म हो चुका है, वो सामान वहां पर रखा था लेकिन बस उठाना बाकी था, वो सामान उठने जा रहा था, लेकिन उसी समय आप जो है उस सामान को उठाकर लेकर आ गए कैश काउंटर पे। अब जो कैश काउंटर पे पर्सन बैठा हुआ है, वो पर्सन आपको कह सकता है सर ये सामान जो है पहले ही बिक चुका है, आपने ये सामान उठा लिया, ये सामान आपका नहीं है। हम उस सामान को उठाने वाले थे, उससे पहले ही जो है आपने इस सामान को उठा लिया, तो हम आपको ये सामान नहीं दे सकते क्योंकि ये सामान पहले ही बिक चुका है। तो आप ये नहीं कह सकते मैंने इस सामान को उठा लिया तो ये सामान मेरा हुआ, आपको मुझे ये सामान देना ही होगा। सामने वाला पर्सन आपको वो सामान देने से मना भी कर सकता है। क्यों मना कर सकता है? क्योंकि आपने जहां से सामान उठाया था वो एक इन्विटेशन टू ऑफर था और आप सामान उठाकर जब कैश काउंटर पर लेके आए तो आपने अपनी तरफ से ऑफर दिया और अब उस ऑफर को एक्सेप्ट करना या ना करना, आपको सामान देना या ना देना, वो कैश काउंटर में बैठे पर्सन की मर्जी है। सवाल ये आता है कि वो क्यों नहीं देगा? बिल्कुल देगा, अगर उसके पास सामान अवेलेबल होगा तो वो आपको जरूर देगा। तो सीधी सीधी बात है, ये जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स रखे जाते हैं, आप जाते हो मॉल के बाहर देखते हो डिजाइनर कपड़े लगे होते हैं। वो डिजाइनर कपड़े जो डिस्प्ले के लिए लगाए गए होते हैं, किसी कार के शोरूम में जाओगे, किसी मोटरसाइकिल के शोरूम में जाओगे, वहां पर जो है कार रखी होती है, मोटरसाइकिल लगी होती है, वो आपको डिस्प्ले के लिए रखी गई है कि आप जो है अंदर आओ, अंदर आने के बाद जो है हमें ऑफर दो, उसके बाद हम उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। वो जो डिस्प्ले के लिए गुड्स रखे गए वो एक इन्विटेशन टू ऑफर है। तो डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद प्राइस टैग इन अ सेल्फ सर्विस इज मेयरली एन इन्विटेशन टू ऑफर। तो यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ गुड्स जो होता है किसी सेल्फ सर्विस में, वो इन्विटेशन टू ऑफर होता है। व्हेन अ कस्टमर पिक अप दोज गुड्स एंड इंटेंड टू बाय देम दैट अमाउंट टू एन ऑफर। तो यहाँ पर जब कस्टमर जो है सामान को उठाता है और कहता है कि मैं इस सामान को बाय करना चाहता हूं, तो ये सिर्फ एक ऑफर माना जाएगा। उसके बाद शॉपकीपर की मर्जी है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। शॉपकीपर इज फ्री नॉट टू एक्सेप्ट दैट ऑफर। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, सपोज एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराया गया, उसमें बोला गया कि हमें जॉब के लिए एम्प्लॉय चाहिए, तो जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो जो है हमें एप्लीकेशन भेजो। तो यहाँ पर जो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दी गई थी वो सिर्फ एक इन्विटेशन टू ऑफर था, उसके थ्रू सिर्फ इन्वाइट करा जा रहा था कि आओ हमें ऑफर दो। अ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर जॉब इज नॉट एन ऑफर बट एन इन्विटेशन टू ऑफर। तो ये एडवर्टाइजमेंट एक इन्विटेशन टू ऑफर था। उसके बाद जब एप्लीकेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे, वो एक ऑफर होगा जो दिया जाएगा एप्लीकेंट के द्वारा कंपनी को, और फिर कंपनी की अपनी मर्जी होगी कि उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। और एग्जांपल देख लेते हैं, कैटलॉग ऑफ गुड्स। तो गुड्स का कैटलॉग, जब कैटलॉग क्या होता है, एक बुकलेट होती है, एक पैम्पलेट होता है, जिस पर जो है किसी कंपनी का या किसी शॉप का सारे आइटम जो वो कंपनी या शॉप सेल करती है उसकी डिटेल दी होती है, उसके बारे में सब कुछ बताया होता है, सारी डिस्क्रिप्शन दिया होता है, तो उसी को बोलते हैं कैटलॉग। तो कैटलॉग भी एक ऑफर नहीं होता, कैटलॉग भी एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है। सपोज आपने जो है कोई कार खरीदनी है, तो आप कार परचेस करने के लिए शोरूम में ना जाते हुए किसी कंपनी के वेबसाइट पर गए। वेबसाइट पे जाने के बाद आपने जो है कार्स को देखना शुरू करा, आपने देखा कि ये कंपनी जो है कौन कौन से मॉडल्स की कार प्रोवाइड करवाती है। फिर भी आपको लगा कि इसके बारे में मुझे इस वेबसाइट के थ्रू सारी जानकारी नहीं मिल पा रही, तो उस वेबसाइट पर वहां पर जो है किसी का ईमेल एड्रेस दे रखा होगा कि अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो। आपने जो है वहां पर उस कंपनी की मेल आईडी पे मेल कर दिया,
कि मुझे जो है इस पर्टिकुलर कार के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो कंपनी की तरफ से आपको जो है एक कैटलॉग भेजा जाएगा आपके मेल पर। तो आपके पास कैटलॉग के अंदर जो है सारी डिस्क्रिप्शन उस कार के बारे में लिखी होगी, उसके प्राइस से लेकर एक एक बात है सब कुछ लिखी होगी। तो वो कैटलॉग जो है एक इन्विटेशन टू ऑफर है। पूरा कैटलॉग देखने के बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे ये वाली कार परचेस करनी है। आप जो है कंपनी के शोरूम में पहुंचे और शोरूम में पहुंचने के बाद बोला कि मुझे जो है ये वाली मॉडल नंबर की ये वाली कार परचेस करनी है, जिसका प्राइस ये आपके कैटलॉग में लिखा हुआ है। कंपनी ने बोला आपको जो हमने कैटलॉग सेंड किया था वो जो है लगभग 1.5-2 महीने पहले किया था। अब 1.5-2 महीने के अंदर इस कार का प्राइस बढ़ चुका है। अब आपकी ये कार जो है इतने की ना पड़ते हुए उतने की पड़ेगी। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे नहीं पता, ये कार जो है आपने मुझे पहले इतने की बताई थी, अब आप जो है इसका रेट ज्यादा बता रहे हो। वहां पर जो कैटलॉग भेजा गया था वो एक इन्विटेशन टू ऑफर था। उसके बाद आपने उस कंपनी को ऑफर दिया। अब कंपनी आपके ऑफर पे, उस प्राइस पे आपके ऑफर को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती वो उस कंपनी की मर्जी है। एक्सेप्टेंस देना ना देना सामने कंपनी की मर्जी है। ऑफर आपने अपनी तरफ से दिया। तो यहाँ पर कैटलॉग एक इन्विटेशन टू ऑफर है, ना कि एक ऑफर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है। ऊपर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कंपनी के द्वारा जो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, कंपनी क्या करती है, कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी मार्केट में अपने शेयर को इशू कर देती है, पब्लिक के लिए शेयर इशू कर देती है और पब्लिक से बोलती है कि आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, कंपनी के शेयर खरीद लो, कंपनी के मालिक बन जाओ और उसके बदले में हमें पैसे दे दो। तो यहाँ पर जब कंपनी को अपने शेयर इशू करने होते हैं तो कंपनी क्या करती है, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है। तो कंपनी का प्रोस्पेक्टस जारी करना एक इन्विटेशन टू ऑफर है। प्रोस्पेक्टस जो है एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है पब्लिक को कि हमने अपनी कंपनी की सारी डिटेल, सारी बातें बता दी आपको इस प्रोस्पेक्टस के अंदर। अब कंपनी पब्लिक को कह रही है कि पब्लिक सामने से आए और हमें ऑफर दे कि हम जो है कंपनी के इतने शेयर खरीदना चाहते हैं। सपोज कंपनी ने बोला कि हम जो है 5 करोड़ के शेयर इशू करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो इसके लिए हमें एप्लीकेशन भेजो। अब पब्लिक की तरफ से शेयर परचेस करने की एप्लीकेशन आ गई 7 करोड़ की, जबकि कंपनी का मकसद क्या था कि हमें जो है 5 करोड़ के शेयर इशू करने। अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को जो है 2 करोड़ रुपए रिटर्न करने होंगे, क्योंकि हमें शेयर की इशू कितने करने, 5 करोड़ के। तो 2 करोड़ रुपए रिटर्न होंगे। रिटर्न किस बेसिस पे होंगे, प्रो राटा बेसिस पे। प्रो राटा बेसिस पे शेयर इशू करे जाते हैं जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। तो यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो कंपनी जो है प्रो राटा बेसिस पे शेयर इशू करेगी और बचे हुए 2 करोड़ रुपए जो है वो रिटर्न कर देगी। तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा जो प्रोस्पेक्टस इशू करा गया था वो एक इन्विटेशन टू ऑफर था। उसके बाद जब पब्लिक ने एप्लीकेशन दी शेयर खरीदने के लिए तो वो एप्लीकेशन एक ऑफर थी। उसके बाद कंपनी की अपनी मर्जी थी, कंपनी ने अपने हिसाब से जितने उसको शेयर इशू करने थे उतनी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और बाकी के ऑफर को रिजेक्ट कर लिया। और क्या क्या इन्विटेशन टू ऑफर हो सकता है, एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है कि हम इनवाइट करना चाहते हैं किसको, इंटेंडिंग बायर को। तो जब एक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में प्रिंट किया जाता है कि इतने तारीख को इतनी बजे ऑक्शन हो रहा है, जब कोई ऑक्शन की अनाउंसमेंट होती है कि इतनी तारीख को इतने बजे जो है ये सामान का ऑक्शन किया जाएगा, तो जो जो इंटेंडिंग बायर है, जो जो इंटरेस्टेड बायर है, मतलब ऐसे बायर जो सामान खरीदना चाहते हैं, वो आओ और इस ऑक्शन के अंदर बिड लगाओ। इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट जब प्रिंट करवाया जाता है तो वो ऑक्शन का एडवर्टाइजमेंट एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है। वहां पर इनवाइट करा जा रहा है बायर्स को, आओ और आकर जो है बिड लगाओ। तो उसके बाद जब ऑक्शन स्टार्ट होता है और बायर बिड लगाना शुरू करते हैं तो बायर जो बिड लगाते हैं वो ऑफर होता है। इन्विटेशन टू ऑफर के बदले हमेशा ऑफर दिया जाता है, हर एक बिड एक ऑफर कहलाती है। उसके बाद जब बिड को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बिड को एक्सेप्ट कैसे करता है, ऑप्शनर जो होता है वो हैमर स्ट्राइक करता है। हैमर स्ट्राइक करने का मतलब है आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया है, आपकी बिड को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो हैमर स्ट्राइक करके यहाँ पर एक्सेप्टेंस दी जाएगी और बिड लगाकर यहाँ पर ऑफर दिया जाएगा। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, स्टैंडर्ड नोटिस। स्टैंडर्ड नोटिस जो है वो एक ऑफर नहीं होता, डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफर, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। स्टैंडर्ड नोटिस जो है वो भी एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है। अब ये होता क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज एक कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसको अपनी कंपनी के अंदर वाटर कूलर लगवाने। तो गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी ये देखती है कि कौन सा डीलर मुझे सस्ते में वाटर कूलर लगवा के दे देगा। मार्केट में ऐसे कौन कौन से डीलर हैं जो वाटर कूलर लगाते हैं और उसमें से भी कौन सा डीलर है जो सस्ते में वाटर कूलर मेरी कंपनी के लिए लगवा के दे देगा। तो वो क्या करेगी, मार्केट में टेंडर नोटिस जारी करेगी कि हमें जो है अपनी कंपनी में वाटर कूलर लगवाने, तो इस एरिया में जितने भी वाटर कूलर वाले हैं वो हमारे पास आओ और आके हमें जो है कोटेशन दो, अपना प्राइस बताओ कि कितने में आप जो है हमारी कंपनी के अंदर वाटर कूलर लगवा दोगे। तो अलग अलग कंपनीज आएंगी उस गवर्नमेंट कंपनी के पास और आकर जो है अपना अपना प्राइस कोट करेगी और कोटेशन देगी। उसके बाद जो है गवर्नमेंट कंपनी देखेगी कि आखिर कौन से कंपनी के कोटेशन जो है वो कम रेट में है, कौन सी कंपनी जो है सस्ते में वाटर कूलर लगा के दे रही है, और फाइनली जो सस्ते में लगा के देगी और उसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक होगी तो उस कंपनी को जो है कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा वाटर कूलर लगाने का। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो टेंडर नोटिस जारी किया गया गवर्नमेंट कंपनी की तरफ से वो एक इन्विटेशन टू ऑफर था। तो उन वाटर कूलर डीलर्स की तरफ से कोटेशन भेजना एक ऑफर था और गवर्नमेंट कंपनी की तरफ से उस कोटेशन में से सस्ते वाले डीलर को छांटना और उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट देना, उस ऑफर की एक्सेप्टेंस थी। तो यहाँ पर टेंडर नोटिस जो है वो हमारा इन्विटेशन टू ऑफर होता है, ना कि ऑफर होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा इन्विटेशन टू ऑफर, उसके बाद आता है हमारा ऑफर और फिर आता है हमारा एक्सेप्टेंस। तो इस तरीके से इसका सीक्वेंस चलता है।
तो आपको क्लियर हो गया इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर के अंदर फर्क क्या होता है। तो ये होगा हमारे इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड ऑफर, या हम इसको बोल सकते हैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। और इसी के साथ हमारा जो है ऑफर वाला टॉपिक खत्म हो गया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सेप्टेंस। तो हमने ऑफर तो देख लिया, अब हम देखते हैं एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, आखिर एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर। तो देखते हैं एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या कहती है। व्हेन द पर्सन, यहाँ पर पर्सन किसको कहा गया है, पर्सन कहा गया है टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया था। प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल जो है ऑफर का दूसरा नाम होता है। तो ऑफर किसके लिए बनाया जाता है, ऑफरी के लिए। कौन बनाता है, ऑफरर बनाता है। तो जब वो पर्सन जिसके लिए ऑफर बनाया गया हो, यानी ये कौन पर्सन है, ये हमारा ऑफरी। ऑफरी क्या करेगा, सिग्निफाइज, सिग्निफाइज का मतलब होता है एक्सप्रेस। ऑफरी जो है वो एक्सप्रेस करेगा हिज असेंट। असेंट का मतलब क्या होता है, कंसेंट या फिर आप अप्रूवल, कुछ भी कह सकते हो। तो जब ऑफरी एक्सप्रेस करेगा अपनी कंसेंट या फिर अप्रूवल किस चीज पर, देयर टू। देयर टू का मतलब इस ऑफर पे, जो ऑफर ऑफर ने ऑफरी को दिया है। तो हम मानते हैं कि हमारा जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो गया। प्रपोजल यानी ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तब माना जाता है हमारा ऑफर जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है। तो यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है, व्हेन द पर्सन मतलब वो पर्सन जिसके लिए ऑफर बनाया गया, यानी जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया, वो पर्सन को एक्सप्रेस करनी है, सिग्निफाइज करनी है अपनी असेंट यानी अपनी कंसेंट, तो उस प्रपोजल को जो है एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी। ए ने ऑफर किया कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, सेल हिज कार टू बी ₹90,000। बी एक्सेप्ट, बी ने एक्सेप्ट कर लिया उसके ऑफर को और बोल दिया कि मैं जो है तुम्हारी कार 90,000 में खरीदने को तैयार हूं। इन दिस केस अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ए ने ऑफर दिया कार बेचने का, बी ने ऑफर एक्सेप्ट किया कार को खरीदने का, दोनों के बीच एक बाइंडिंग एग्रीमेंट बन गया। ऑफर भी आया और एक्सेप्टेंस भी आई, बात खत्म। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक्सेप्टेंस को लेकर, देख लेते हैं। अब प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब बता चुका हूं ऑफर। व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो आपको पता है एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस क्या होता है, हमने पढ़ा था, प्रॉमिस का मतलब होता है एक्सेप्टेड प्रपोजल, यानी जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है। एक्सेप्टेंस कन्वर्ट द ऑफर, एक्सेप्टेंस जो है कन्वर्ट कर देता है ऑफर को प्रॉमिस के अंदर, ये तो आपको पता है, अभी ऊपर पढ़ा हमने। देन इट इज टू लेट टू रिवोक इट। यहाँ पर एक नया वर्ड है रिवोक। रिवोक का मतलब क्या होता है, वापस लेना। किस चीज को वापस लेना है, ऑफर जो है अपने ऑफर को वापस ले सके, इस बात में अब बहुत देरी हो चुकी है। अब अगर सपोज ऑफर ने कोई ऑफर दिया ऑफरी को, और ऑफर देने के बाद ऑफर को लग रहा है कि मुझे ये ऑफर नहीं देना चाहिए था ऑफरी को, मैं अपने ऑफर को वापस लेना चाहता हूं, तो अगर ऑफर को अपने ऑफर को वापस लेना है तो एक्सेप्टेंस से पहले ले ले, क्योंकि अगर एक बार आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया ऑफरी ने, उसके बाद वो प्रॉमिस बन जाएगा, और प्रॉमिस बनने के बाद बहुत लेट हो चुका है। अब आप उस ऑफर को रिवोक नहीं कर सकते, यानी वापस नहीं ले सकते, उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, सर विलियम एंसन ने जो है एक स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट क्या था, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। तो यहाँ पर विलियम एंसन ने जो है आपकी एक्सेप्टेंस को कंपेयर किया है, आपके एक्सेप्टेंस को किसके बराबर बताया गया है, जलती हुई माचिस की तिल्ली के बराबर, लाइटेड मैच के बराबर। और आपके ऑफर को किसके बराबर बताया गया है, आपके ऑफर को बताया गया है ट्रेन ऑफ गन पाउडर, यानी गन पाउडर से भरी हुई ट्रेन के बराबर बताया गया है। यानी विलियम एंसन ने बोला है कि आपका एक्सेप्टेंस ठीक वैसा ही है जैसे जलती हुई माचिस की तिल्ली, और आपका ऑफर ठीक वैसा ही है जैसे गन पाउडर से भरी हुई ट्रेन। तो जब गन पाउडर से भरी हुई ट्रेन के अंदर जलती हुई माचिस की तिल्ली डाली जाएगी तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा, एक्सप्लोजन होगा, अचानक से धमाका होगा। और एक बार आपने गन पाउडर से भरी हुई ट्रेन के अंदर जलती हुई माचिस की तिल्ली डाल दी, उसके बाद आप ब्लास्ट होने से रोक नहीं सकते। उसी तरीके से आपका ऑफर जो है वो गन पाउडर से भरी हुई ट्रेन है। अगर जैसी आपके ऑफर के अंदर एक्सेप्टेंस नाम की माचिस की तिल्ली लग जाएगी, अब आप अपने ऑफर को वापस नहीं ले सकते। एक्सेप्टेंस बनने के बाद ऑफरर और ऑफरी के बीच कॉन्ट्रैक्ट बनकर रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच प्रॉमिस हो चुका है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, दिस मींस एज सून एज द ट्रेन ऑफ गन पाउडर इज लाइटेड इट वुड एक्सप्लोड। तो सिंपल बात है, जैसी गन पाउडर से भरी हुई ट्रेन में जलती हुई माचिस लगेगी, आग तो लगनी है, एक्सप्लोड तो होना ही होना है। देख लेते हैं अगला पॉइंट, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। तो इससे पहले हमने देखा था लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर, उसी तरीके से हमारे कुछ लीगल रूल्स हैं रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस, या इसको आप बोल सकते हो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। पहला पॉइंट देख लेते हैं। वैसे मैं बता दूं ये आपके सेम मिलते जुलते ही होंगे जिस तरीके से हमने ऑफर के लीगल रूल्स पढ़े थे, क्योंकि हम जो है मैक्सिमम पोर्शन इस चैप्टर का पढ़ चुके हैं, बेस हमारा पूरी तरीके से मजबूत हो चुका है। तो इस चैप्टर में अब ज्यादा कुछ खास बचा नहीं है सिवाय एक टॉपिक के। वो टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे सामने, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। तो सिंपल सी बात है, एक्सेप्टेंस वही दे सकता है जिसके लिए ऑफर बनाया गया है। सिंपल बात है ना, आप जिससे बात करोगे वही आपकी बात का जवाब देगा, कोई तीसरा आकर तो जवाब देगा नहीं। तो जिसको आप ऑफर दोगे वही आपके ऑफर का रिप्लाई करेगा। हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ ऑफर, उसमें हमने स्पेसिफिक ऑफर भी पढ़ा था और जनरल ऑफर भी पढ़ा था। स्पेसिफिक ऑफर के केस में क्या होता है, हम एक स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर देते हैं या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर देते हैं। तो जिसको हमने ऑफर दिया है, जिस स्पेसिफिक पर्सन को या जिस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को,
वही पर्सन जो है हमें एक्सेप्टेंस भी दे सकता है। जनरल ऑफर की बात करें, जनरल ऑफर किसके लिए होता है? जनरल ऑफर दिया जाता है पब्लिक एट लार्ज को। तो पब्लिक एट लार्ज में से कोई भी आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो आपके ऑफर की नॉलेज जिस भी पर्सन को हो जाएगी, एनी पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ द ऑफर कैन एक्सेप्ट द। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अब देखो यहाँ पर दो वर्ड आए इंपॉर्टेंट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, और अनक्वालिफाइड का मतलब होता है अनकंडीशनल, जिसमें कोई कंडीशन ना हो उसको क्या बोलेंगे हम? अनकंडीशनल। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब 100%। तो आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो 100% होनी चाहिए। मतलब जिस तरीके का ऑफर दिया है, ऑफर के अंदर जो जो टर्म्स और कंडीशन लगाई है, हमने देखा था ऑफर जो है कोई कंडीशन भी हो सकता है, ऑफर में कंडीशन भी लगा सकता है ऑफर। तो ऑफर की जो जो टर्म्स और कंडीशन है, आपको उस टर्म्स और कंडीशन को 100% एक्सेप्टेंस देनी होगी, तभी आपकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। तो आप 100% एक्सेप्टेंस दोगे। ऑफर के अंदर हम कोई भी किसी भी तरीके की कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है एक्सेप्टेंस की, तो एक्सेप्टेंस के अंदर आप एक छोटी से छोटी कंडीशन भी नहीं लगा सकते। एक्सेप्टेंस आपका 100% एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एग्जैक्ट सेम टू सेम जिस तरीके से आपको ऑफर मिला है। अगर आपने अपने एक्सेप्टेंस के अंदर कंडीशन लगाई या आपकी एक्सेप्टेंस जो है वो क्वालिफाइड नेचर की निकली, तो आपकी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, नो एक्सेप्टेंस एट ऑल। इसीलिए एक बात कही जाती है कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो मिरर इमेज होनी चाहिए ऑफर की, यानी एज इट इज जैसा आपको ऑफर मिला है, जिन कंडीशंस के साथ मिला है, आपको उसको 100% एज इट इज एक्सेप्ट करना होगा। आपका एक्सेप्टेंस ऑफर की मिरर इमेज होनी चाहिए। अगर आपने अपनी एक्सेप्टेंस के अंदर कोई भी किसी भी तरीके की कंडीशन लगाई, तो आपकी एक्सेप्टेंस ना मानते हुए क्या मान ली जाएगी? काउंटर ऑफर मान लिया जाएगा। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑफर के अंदर काउंटर ऑफर। तो एक्सेप्टेंस विद वेरिएशन, अगर आप एक्सेप्टेंस के अंदर वेरिएशन करते हो, तो आपकी एक्सेप्टेंस ना मानते हुए क्या मान लिया जाएगा? काउंटर ऑफर मान लिया जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एम जो है, एम ने ऑफर किया कि वो अपना सेल करना चाहता है लैंड, किसको? एन को। कितने में? 280 पाउंड में। तो एन ने रिप्लाई करा, ठीक है मैं तुम्हारी लैंड खरीदने को तैयार हूं, एक्सेप्ट करा ऑफर को। लेकिन यहाँ पर एक और शब्द आ गया, बट, कंडीशन लगा दी। और वो कंडीशन क्या लगाई? तो एन ने बोला ठीक है मैं तुम्हारी लैंड खरीदने को तैयार हूं 280 पाउंड के अंदर, लेकिन मैं जो है 80 पाउंड का भी तुम्हें चेक दे दूंगा, और तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि जो बैलेंस है 200 पाउंड, वो मैं हर महीने के हिसाब से मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा 50-50 पाउंड। तो यहाँ पर एन ने एक्सेप्टेंस तो दी, लेकिन ये एक्सेप्टेंस जो है एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस है। यहाँ पर एम ने ऑफर दिया था, मैं तुम्हें अपना लैंड बेचना चाहता हूँ 280 पाउंड में, तुम ये मेरा लैंड पकड़ो और मुझे जो है 280 पाउंड दो। सिंपल, इतना सही ऑफर आया था। लेकिन एन ने जो है ऑफर एक्सेप्ट करने के साथ साथ कंडीशन भी जोड़ दी, तो कंडीशन तो अलाउड ही नहीं होती। तो ये जो एक्सेप्टेंस है एन के द्वारा जो दिया गया है, वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। कुड नॉट एनफोर्स हिज एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है, इट वाज हेल्ड दैट एन कुड नॉट एनफोर्स हिज एक्सेप्टेंस बिकॉज, क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्टेंस जो है एक अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं है। अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? अनक्वालिफाइड का मतलब होता है विदाउट कंडीशन। तो यहाँ पर ये अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं है, का मतलब क्या हुआ? ये एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। यहाँ पर दो नेगेटिव वर्ड है, एक अनक्वालिफाइड और दूसरा नॉट, और दो नेगेटिव वर्ड मिलकर बनाते हैं एक पॉजिटिव वर्ड, यानी ये एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। क्वालिफाइड का मतलब होता है कंडीशनल एक्सेप्टेंस। समझ में आ गया आपको? नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल देते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। ए ऑफर टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर ₹1 लाख। तो यहाँ पर ए ने ऑफर दिया कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ बी को, कितने में? 1 लाख रुपए में। बी रिप्लाइड दैट आई कैन पे 80,000 फॉर इट। तो बी ने यहाँ पर रिप्लाई क्या करा? बी ने बोला मैं तुम्हारा घर तो खरीद लूंगा, लेकिन 80,000 से ज्यादा नहीं दूंगा, 80,000 दे सकता हूँ। तो यहाँ पर बी ने जो है ए के ऑफर को क्या करा? रिजेक्ट कर दिया और अपना एक सामने से नया ऑफर दे डाला 80,000 का। 1 लाख वाला ऑफर तो खत्म हो गया। तो यहाँ पर बी ने जो जवाब दिया, उस जवाब को हम एक्सेप्टेंस ना कहते हुए क्या कहते हैं? काउंटर ऑफर। आपने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ ऑफर के अंदर काउंटर ऑफर क्या होता है। तो काउंटर ऑफर यही होता है हमारा। बी की तरफ से जो रिप्लाई आया है, ये ऑफर के अंदर वेरिएशन किया गया। ऑफर दिया गया था 1 लाख का, ऑफर के अंदर वेरिएशन करके उसको 80,000 कर दिया गया। तो जब आप एक्सेप्टेंस देते हो, उस समय पर अगर आप ऑफर के अंदर कोई वेरिएशन करते हो, तो आपकी एक्सेप्टेंस ना मानते हुए क्या मानी जाती है? काउंटर ऑफर मान ली जाती है। और काउंटर ऑफर के केस में होता क्या है? जो ओरिजिनल ऑफर होता है वो लैप्स हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर अब ए का दिया गया ऑफर 1 लाख रुपए वाला, वो खत्म हो चुका है। अब बी का नया ऑफर आ गया 80,000 वाला। तो यहाँ पर जो है ए के ऑफर को, ऑफर ऑफ ए इज रिजेक्टेड बाय बी। ए के ऑफर को बी ने रिजेक्ट कर दिया। बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दी, लेकिन वो एक्सेप्टेंस क्या थी? एक्सेप्टेंस इज नॉट अनक्वालिफाइड। ये अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं थी, यानी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस थी। कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी गई थी, और कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं होती। बी हाउएवर चेंज हिज माइंड। बी का कुछ दिनों बाद क्या हुआ? माइंड चेंज हो गया और उसने सोचा ठीक है अब 80,000 में नहीं मान रहा है, 1 लाख में खरीद लेता हूँ। तो बी गया ए के पास और बोला ठीक है मैं तैयार हूं तुम्हारे घर 1 लाख रुपए में खरीदने के लिए, तुमने मुझे 1 लाख का ऑफर दिया था, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। हम दोनों के बीच एग्रीमेंट बन गया। ये बताओ यहाँ पर जो ए है, क्या वो मजबूर है बी के ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं। क्या ए का दिया हुआ ऑफर अभी भी वैलिड है? बिल्कुल नहीं। तो जैसी बी ने बोला था कि मैं तुम्हारा घर 80 में खरीदने को तैयार हूं, वैसी ए का ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो चुका था, खत्म हो चुका था। अब जो ऑफर दिया जा रहा है बी की तरफ से 1 लाख रुपए वाला, ये एक फ्रेश ऑफर है, एक नया ऑफर है। अब इसको एक्सेप्ट करना या ना करना वो डिपेंड करेगा ए के ऊपर। अब एक्सेप्टेंस करने की पावर किसके हाथ में आ गई? ए के हाथ में आ गई। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को।
एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। हमने इससे पहले पॉइंट पढ़ा था ऑफर के केस में, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर जो है ऑफर देता है तो कम्युनिकेट किसको करेगा, ऑफरी को। उसी तरीके से एक्सेप्टेंस कौन देता है, ऑफरी। ऑफरी जब एक्सेप्टेंस देगा तो कम्युनिकेट किसको करेगा, ऑफर को। सिंपल सी बात है, आपको इतना तो समझ में आ रहा है। तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन होना जरूरी है किसके पास, ऑफर के पास। एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट, एक्सेप्टेंस तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी अनलेस एंड अनटिल इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। तो आपकी एक्सेप्टेंस तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी जब तक आपकी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ना हो जाए ऑफर के पास, यानी ऑफर को पता ना चल जाए कि आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तब तक आपकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स ऑफर टू बाय वाइस प्लॉट। तो यहाँ पर एक्स ऑफर दे रहा है वाई को कि मैं तुम्हारा प्लॉट खरीदने को तैयार हूँ, कितने में, 10 लाख रुपए में। वाई डिस्कस द प्रपोजल विद जेड। तो वाई ने इस प्रपोजल को डिस्कस किया किसके साथ, जेड के साथ। जेड कौन है, जेड है लॉयर। किसका लॉयर है, वाई का लॉयर है। तो वाई और जेड ने मिलकर जो है आपस में डिस्कशन किया कि ये प्लॉट जो है 10 लाख रुपए में बेचना सही होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों के बीच डिस्कशन होने के बाद तो वाई जो है इस कंक्लूजन पे आया कि मैं तैयार हूँ एक्स को अपना प्लॉट 10 लाख रुपए में बेचने के लिए। अब यहाँ पर वाई और जेड ने आपस में डिस्कशन किया, जबकि वाई ने जो है कम्युनिकेशन किया ही नहीं किसके साथ, एक्स के साथ। वाई ने अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट ही नहीं किया एक्स के पास। तो जब तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई, आप अपने मन में क्या कर लोगे, ठीक है मैं ऑफर को लेने को तैयार हूँ। तो ऑफर को थोड़ा पता चलेगा कि आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उसको कहां से पता चलेगा। तो आपको अपनी एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करना होगा। तो यहाँ पर वाई ने बताया नहीं और वाई ने बताया नहीं, तो दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक फेमस केस लॉ है जिसका नाम है ब्रॉडबैंड वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। तो यहाँ पर ये केस कब हुआ था, 1877 में। तो इस केस लॉ के अंदर क्या फैक्ट है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बी कौन है, बी एक सप्लायर। किस चीज का सप्लायर है, कोल का सप्लायर है। ये जो है कोल सप्लाई करता है। तो बी ने जो है एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार करा जिसमें उसने बोला किसको, ये मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी के मैनेजर को एक ड्राफ्ट लेटर तैयार करके दिया और बोला कि मैं जो है तुम्हें कोल सप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं तुम्हें कोल सप्लाई करने का ऑफर दे रहा हूं। तो मैनेजर के पास ये लेटर पहुंचा, किसको भेजा, मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी। मैनेजर ने वो लेटर को पढ़ा और लेटर को पढ़ने के बाद मैनेजर को ऑफर जो है अच्छा लगा। मैनेजर ने उस ऑफर के लेटर के ऊपर ही जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट जो है बी ने भेजा था, सप्लायर ने भेजा था मैनेजर को, उसी ड्राफ्ट एग्रीमेंट के ऊपर मैनेजर ने जो है अप्रूव लिख दिया। अप्रूव का मतलब उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और अप्रूव लिख के उस ड्राफ्ट एग्रीमेंट को अपने ड्रॉर में डाल दिया, नीचे टेबल के ड्रॉर में जो है डाल दिया। और इस इंटेंशन के साथ डाला कि वो इस ड्राफ्ट को जो है बाद में सेंड कर देगा कंपनी के सॉलिसिटर को। कंपनी का सॉलिसिटर कौन होता है, कंपनी का लॉयर, उसको सेंड कर देगा और एक फॉर्मल एग्रीमेंट बनवा लेगा बी के साथ। लेकिन बाय मिस्टेक हुआ क्या, वो जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट था वो ड्रॉर के अंदर ही पड़ा रह गया, कभी पहुंचा ही नहीं बी के पास। तो जब सप्लायर के पास यानी ऑफर के पास मैनेजर ने अपनी एक्सेप्टेंस पहुंचाई नहीं, तो क्या दोनों के बीच एग्रीमेंट बना, दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। ऑफरी ने अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं करी ऑफर के पास, तो आपकी एक्सेप्टेंस तो कंप्लीट ही नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या डिसीजन आया, दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि मैनेजर ने कम्युनिकेट ही नहीं करी अपनी एक्सेप्टेंस बी को यानी ऑफर को। तो ऑफर की एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ऑफर के पास होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मोड। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, प्रिस्क्राइब का मतलब होता है पहले से तय होना। तो यहाँ पर आपके एक्सेप्टेंस का मोड क्या होगा, ये बात पहले से तय कौन करके देता है, ऑफर करके दे सकता है। अब ऑफर की मर्जी है, ऑफर ने कोई ऑफर दिया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया कि मैं अपनी कार जो है तुम्हें 5 लाख रुपए में बेचने को तैयार हूं, क्या तुम खरीदने को तैयार हो। तो यहाँ पर मिस्टर ए ने ऑफर दिया मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी ने बोला 5 लाख रुपए का सवाल है, ऐसे थोड़े ज्यादा है, तो एक काम करो मुझे 2-4 दिन सोचने का वक्त दो। तो ए ने बोला ठीक है तुम टाइम ले लो 2-4 दिन का, लेकिन जब तुम रिप्लाई करोगे तो रिप्लाई एक काम करना, मुझे जो है मेरे ईमेल आईडी पे करना, मेरे को ईमेल करके बताना कि तुम क्या इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। तो बी ने बोला ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑफर यानी मिस्टर ए उसने बता दिया कि बी को जो है एक्सेप्टेंस किस मोड में देनी है, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस बता दिया कि ईमेल के थ्रू जो है मुझे एक्सेप्टेंस देनी है। तो एक्सेप्टेंस का मोड प्रिस्क्राइब हो गया, बता दिया। तो 2-4 दिन सोचने के बाद बी ने सोचा कि ठीक है मैं 5 लाख में कार खरीद लेता हूँ एक ही। अब बी को जो है ए को बताना है, अपनी एक्सेप्टेंस देनी है किसके थ्रू, मेल के थ्रू, जैसा कि ए ने कहा था। लेकिन बी ने क्या करा, बी ने जो है ए को एसएमएस कर दिया और एसएमएस करके बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं, मैं तुम्हारी कार 5 लाख में खरीदने को तैयार हूं। अब मुझे एक बात बताओ, ऑफर ने क्या बोला था, मिस्टर ए ने क्या बोला था, मुझे मेल करना है एक्सेप्टेंस के लिए। लेकिन बी ने करा क्या, बी ने उसको एसएमएस कर दिया। अब यहाँ पर प्रिस्क्राइब मोड जो बोला गया था ऑफर के द्वारा, तो क्या ऑफरी ने उसको फॉलो करा, क्या बी ने उसको फॉलो करा, बिल्कुल नहीं करा। जो बोला गया था वो तो करा ही नहीं। तो यहाँ पर जब मोड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब करा जाता है ऑफर के द्वारा, यानी पहले से बता दिया जाता है, ऑफर पहले से बताता है आपको जो एक्सेप्टेंस देनी है वो इस मोड में देनी है, तो ऑफरी को उस मोड को फॉलो करना चाहिए। मिस्टर बी को जो है ईमेल के थ्रू ही रिप्लाई देना चाहिए था, उसने गलती कर दिया एसएमएस के थ्रू रिप्लाई देकर। अगर वो मेल के थ्रू रिप्लाई देता तो यहाँ पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पक्का बनता। अगर जो है जिस मोड में ऑफर ने कहा है कि इस मोड में आपको एक्सेप्टेंस देनी है, अगर आप उस मोड में एक्सेप्टेंस देते हो, उस मोड को फॉलो करते हो, तो आपकी एक्सेप्टेंस बिल्कुल वैलिड मानी जाएगी और आपके बीच एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आप मोड ऑफ एक्सेप्टेंस को फॉलो नहीं करते हो, इफ नॉट फॉलो, जैसा कि बी ने किया, तो वहां पर आप सब पावर आ गई किसके हाथ में, ऑफर के हाथ में। तो अब ऑफर अपनी मर्जी से तय कर सकता है कि वो आपके दूसरे मोड में दी गई एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करे या बोल दे कि आपने जो है
मेरे कहे मुताबिक मोड में एक्सेप्टेंस दी नहीं है तो मैं आपके एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर सारा मामला किसके हाथ में आ जाता है? ऑफर के हाथ में। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगाई गई है, अगर ऑफर चाहता है कि वो एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट करे तो सबसे पहले एक्सेप्टर को यानी ऑफरी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा रीजनेबल टाइम के अंदर, यानी एक रीजनेबल टाइम के अंदर बताना पड़ेगा कि मैं आपकी एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आपने प्रिस्क्राइब मोड को फॉलो नहीं करा। और अगर ऑफर फेल हो गया बताने में और उसने रीजनेबल टाइम के अंदर नहीं बताया तो जो एक्सेप्टेंस है भले ही वो प्रिस्क्राइब मोड के अकॉर्डिंग ना आई हो, वो एक्सेप्टेंस एक वैलिड एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी और यहाँ पर ऑफर बाउंड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ऑफर को अब कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही होगा ऑफर के साथ। ये तो बात आ गई कि ऑफर ने जो है मोड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब कर रखा था, पहले से बता रखा था। लेकिन अगर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब ही ना कर रखा हो, पहले से बता ही ना रखा हो ऑफर ने, तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर जो है आपका जिस तरीके का ऑफर है उस हिसाब से आप देख लो कि जनरली इसकी एक्सेप्टेंस किस मोड में दी जाती है। तो कोई भी एक रीजनेबल और यूजुअल मोड में जो है अपने एक्सेप्टेंस दे दो, बात खत्म। तो अगर प्रिस्क्राइब कर रखा है तो ही ये झंझट है, अगर नहीं कर रखा तो बात ही खत्म है। कोई भी यूजुअल और रीजनेबल मैनर में जो है अपनी एक्सेप्टेंस दे दो। एग्जांपल देख लेते हैं। इफ द ऑफर प्रिस्क्राइब एक्सेप्टेंस थ्रू मैसेंजर, अगर ऑफर ने साफ साफ प्रिस्क्राइब कर रखा है एक्सेप्टेंस जो है वो आपको मैसेंजर के थ्रू देनी है, लेकिन ऑफर जो है एक्सेप्टेंस को सेंड कर देता है ईमेल के थ्रू, तो यहाँ पर क्या हुआ? जो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस बता रखा था उसको फॉलो नहीं किया ऑफर ने, तो आपकी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। लेकिन कब नहीं मानी जाएगी? जब जो है रीजनेबल टाइम के अंदर ऑफर जो है ऑफर को इन्फॉर्म कर दे और बता दे कि आपकी एक्सेप्टेंस को मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। तो एक सिंपल सा रूल है, आपको ध्यान रखना है। आप जो है इस चार्ट को एक बार देख लोगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रिस्क्राइब टाइम। तो यहाँ पर टाइम भी प्रिस्क्राइब कर सकता है ऑफर बता सकता है कि भाई मुझे जो है इतने दिन में एक्सेप्टेंस दे देना, मैं इतने टाइम इंतजार करूंगा, अगर तुमने एक्सेप्टेंस नहीं दी तो मैं जो है ये ऑफर किसी और को दे डालूंगा, मैं तुम्हारे इंतजार में ही थोड़ा ना बैठा रहूंगा। एग्जांपल वही पकड़ते हैं, ए ने ऑफर दिया बी को कि मैं अपनी कार तुम्हें बेचना चाहता हूँ 5 लाख रुपए में, तो बी ने बोला कि मुझे जो है कुछ टाइम दो सोचने का। ए ने बोला ठीक है ले लो टाइम, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर बता देना। 1 हफ्ते के अंदर नहीं बताओगे तो मैं ये कार जो है किसी और को बेच दूंगा, तो मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता इंतजार कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ऑफर ने जो है साफ साफ टाइम बता दिया, प्रिस्क्राइब टाइम दे दिया, इस टाइम के अंदर जो है अपनी एक्सेप्टेंस दे देना। नहीं दोगे मैं किसी और को ऑफर दे दूंगा। तो यहाँ पर टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस अगर पहले से प्रिस्क्राइब है, ऑफर ने बता रखा है, तो आपको उसी प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर जो है अपनी एक्सेप्टेंस देनी होगी। लेकिन अगर ऑफर ने कोई टाइम लिमिट ही नहीं दी तो यहाँ पर क्या होगा? प्रिस्क्राइब ही नहीं करी कोई टाइम लिमिट, तो यहाँ पर जो है एक रीजनेबल टाइम के अंदर आप अपनी एक्सेप्टेंस दे सकते हो। अब रीजनेबल टाइम क्या होता है? वो डिपेंड करता है फैक्ट टू फैक्ट, केस टू केस। एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ए ऑफर टू सेल बी 50 kg ऑफ बनाना एट ₹500। तो ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं जो है तुम्हें 50 किलो बनाना बेचना चाहता हूं, कितने में? 500 में। बी कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस आफ्टर 4 डेज। बी जो है उस ए के ऑफर को एक्सेप्ट करने कितने दिन बाद आ रहा है? 4 दिन बाद। तो अब ये बताओ ये एक्सेप्टेंस जो है एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। केले बेचने की बात हुई है और केले जो है एक पेरिशेबल गुड्स होता है, एक पेरिशेबल आइटम है, क्योंकि ये खराब हो जाता है जल्दी। तो 4 दिन का इंतजार थोड़ी ना केले आपके लिए करेंगे, वो तो खराब हो जाएंगे। आपको अपनी एक्सेप्टेंस जो है एक रीजनेबल टाइम में देनी होगी। और आपको समझना होगा जब पेरिशेबल आइटम की बात आती है तो रीजनेबल टाइम ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का हो सकता है, आधे दिन का हो सकता है, उससे ज्यादा रीजनेबल टाइम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बनाना जो है 1 हफ्ता इंतजार नहीं कर सकते, 4 दिन जो है एक रीजनेबल टाइम नहीं होता। आपको रीजनेबल टाइम के अंदर अपनी एक्सेप्टेंस देनी थी, तो ये एक्सेप्टेंस एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। यही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने ऑफर दिया बी को कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं तुम्हें कितने? 10 लाख रुपए में। बी ने एक्सेप्ट कर दिया ऑफर और कम्युनिकेट कर दिया ए को, कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। तो यहाँ पर 4 दिन बाद जो है बी ने ए को अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट किया है। अब बताओ 4 दिन क्या है? एक रीजनेबल टाइम माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। तो यहाँ पर मकान खरीदने बेचने की बात हुई है, ये कोई पेरिशेबल आइटम नहीं है जो 4-5 दिन हफ्ते भर का इंतजार नहीं कर सकता। यहाँ पर 4 दिन बिल्कुल रीजनेबल टाइम है, जबकि ऊपर 4 दिन रीजनेबल टाइम नहीं था। तो डिपेंड करता है केस टू केस, फैक्ट टू फैक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। तो आप किसी के साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। तो कई बार क्या होता है, ऑफर ने जो है ऑफर दिया ऑफरी को और ऑफरी जो है बिना ऑफर को कुछ जवाब दिए चला गया वहां से। कई बार जो है ऑफरी साइलेंट रह जाता है, कुछ बोलता ही नहीं है, तो आप उसकी साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। साइलेंस कभी किसी की एक्सेप्टेंस नहीं होती। कोई चुप है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी बात से सहमत है। तो समटाइम्स द एक्सेप्टर डज नॉट कन्वे हिज रीजन और कीप साइलेंट। तो एक्सेप्टर जो है कई बार अपने रीजन को कन्वे नहीं करता, तो आप उसकी साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। साफ साफ लिखा है साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स ऑफर टू सेल हिज कार टू वाई फॉर ₹1 लाख। तो एक्स ने ऑफर करा वाई को कि मैं अपनी कार तुम्हें बेचना चाहता हूं 1 लाख रुपए में, और साथ में एक बात और लिख दी, इफ यू डू नॉट रिप्लाई विद इन 2 वीक्स आई शैल अज्यूम दैट यू हैव एक्सेप्टेड माय ऑफर। तो ये बात तो हो ही नहीं सकती, तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आया इसका मतलब तुम साइलेंट रहे, और अगर ऑफरी साइलेंट रहता है तो ऑफरी की साइलेंट को एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड बिटवीन एक्स एंड वाई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ए सब्सक्राइब फॉर द वीकली मैगजीन फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पर कोई एक पर्सन है जिसका नाम ए है, उसने वीकली मैगजीन सब्सक्राइब करी हुई है। वीकली बेसिस पे जो मैगजीन आती है उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, यानी हर हफ्ते जो है 1 साल तक मैगजीन कंपनी ए के घर पे मैगजीन डिलीवर करती रहेगी। तो यहाँ पर हुआ क्या,
1 साल पूरा हो गया, इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज सब्सक्रिप्शन, 1 साल बाद उसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, उसके बावजूद मैगजीन कंपनी ने जो है कंटिन्यू उसको मैगजीन भेजना चालू रखा और 5 साल तक भेजती रही। तो जनरली मैगजीन कंपनी करती भी है और ऐसा करते करते 5 साल हो गए, 5 साल तक जो है मैगजीन कंपनी ए के घर मैगजीन भेजती रही और ए भी जो है उनको पढ़ता गया, अपने यूज में लेता गया और उसने मना भी नहीं करा कभी मैगजीन कंपनी को। और जब 5 साल पूरे हुए, मैगजीन कंपनी ने बोला कि जो है बिल पे करो, तो यहाँ पर ए मुकर गया। ए ने बोला कि मैंने 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लिया था, उसके बावजूद आप मुझे मैगजीन भेजते रहे और मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया, तो मेरा कोई जवाब ना देना, मेरी साइलेंस आप एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। तो अब ये बताओ यहाँ पर ए लायबल होगा ये बिल पे करने के लिए? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर ए ने एक्सेप्टेंस दी है। अब वो एक्सेप्टेंस उसने बोलकर नहीं दी, कुछ लिखकर नहीं दी, लेकिन बाय कंडक्ट दी है। याद करो हमने पढ़ा था ऑफर जो है एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है, उसी तरीके से एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस हो सकता है या इंप्लाइड हो सकता है। तो यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस है वो एक इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। आपका उस मैगजीन को रेगुलर बेसिस पे यूज करना ही ये साबित करता है कि आपने कुछ ऐसा कंडक्ट किया जिससे सामने वाले पर्सन को साफ साफ नजर आ रहा है कि आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, आप रेगुलर बेसिस पे उस मैगजीन को यूज कर रहे थे। तो इससे क्लियर है कि आपने जो है उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस हो सकता है या इंप्लाइड हो सकता है। तो यहाँ पर ए ने इंप्लाइड एक्सेप्टेंस दिया था। नेक्स्ट पॉइंट ही हमारा यही है, एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। तो एक्सेप्टेंस आपकी एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस क्या होती है? जब आप एक्सेप्टेंस दो बाय वर्ड, वर्ड के थ्रू दो। अब वर्ड के थ्रू आप रिटर्न दो चाहे ओरल दो यानी स्पोकन दो, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होती है? जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो बाय कंडक्ट, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे सामने वाले पर्सन को क्लियरली पता चल रहा है कि आपने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। एग्जांपल देख लेते हैं, ऑक्शन सेल ऑफ अ कार। एक ऑक्शन सेल लगा है कार का, ए ने हाईएस्ट बिड लगाई, तो ए ने क्या दिया? ए ने दिया ऑफर। ऑक्शन सेल में जब ऑक्शन सेल अनाउंस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्विटेशन टू ऑफर। हमने पढ़ा हुआ पहले, ऑक्शन सेल की अनाउंसमेंट करना इन्विटेशन टू ऑफर कहलाता है। उसके बाद जब वहां पर इंटरेस्टेड बायर आते हैं और वो बायर आकर बिड लगानी शुरू करते हैं, तो वो जो बिड लगाते हैं उसको बोलते हैं हम ऑफर। और उसमें से जिसकी हाईएस्ट बिड होती है उस बिड को ऑक्शनर जो है एक्सेप्ट करता है। और एक्सेप्ट कैसे करता है? टेबल पर हैमर को स्ट्राइक कर कर। टेबल पर हैमर स्ट्राइक करना एक इंप्लाइड एक्सेप्टेंस मानी जाती है, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट माना जाता है। यहाँ पर ऑक्शनर को हाईएस्ट बिडर के ऑफर को एक्सेप्ट करना है, तो वो क्या करता है? वो एक्सेप्ट करने के लिए स्ट्राइक करता है टेबल पर हैमर से। तो बिना उसने कुछ बोले अपनी एक्सेप्टेंस दे दी और ये एक्सेप्टेंस इंप्लाइड एक्सेप्टेंस मानी जाती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, व्हेन अ कॉबलर सिट विद अ ब्रश एंड पॉलिश। तो जब एक मोची सड़क पे बैठा होता है ब्रश और पॉलिश लेके, तो यहाँ पर अ पर्सन गिविंग हिज शूज फॉर पॉलिशिंग कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। तो यहाँ पर जो कॉबलर बैठा है वो अपना ब्रश और पॉलिश लेके बैठा है, तो वो आपको ऑफर दे रहा है कि आओ मेरे पास और आके जो है जूता पॉलिश करवा लो। तो आप उसके ऑफर को एक्सेप्ट कैसे करोगे? कोई पर्सन जाएगा, जाकर जो है अपना शूज जो है उसको देगा, तो जैसे ही उसने अपना जूता उतार के कॉबलर को दिया, ये उसके ऑफर को एक्सेप्ट करने जैसा है। आपने उसको कुछ बोला नहीं, जैसे ही अपना जूता दिया तो इससे क्लियरली मेंशन हो गया कि आप उसे अपना जूता दे रहे हो पॉलिश करवाने के लिए, यानी आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो क्लियर हो गया आपको? ये थे हमारे कुछ लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। तो हमारा एक्सेप्टेंस वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। अब हमें पढ़ना है अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो आज हम 3 टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक हमारा होगा ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का, दूसरा होगा रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का, और तीसरा होगा लैप्स ऑफ ऑफर का। ये 3 टॉपिक आज हम देखने वाले हैं और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 2 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आज कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक करके देख लेते हैं सारे टॉपिक्स को। अगर बात करें हमारे सबसे पहले टॉपिक की, जो कि है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो आखिर ये टॉपिक क्यों बनाया गया और आखिर इसका मेन पॉइंट क्या है? तो देखो, हमारे पास ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ऑफर और ऑफरी आपस में ऑफर और एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। वो अलग अलग मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कम्युनिकेशन मोड की, तो ऑफर और ऑफरी जो है फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फेस टू फेस अपने ऑफर और एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में, या फिर जो है आप टेलीफोन से भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। टेलीफोन से भी कम्युनिकेशन हो सकता है ऑफर और एक्सेप्टेंस का, या हम कोई और भी तरीके ले सकते हैं। तो जब अगर आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हो अपनी ऑफर और एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने के लिए, तो वहां पर आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हो जाएगा? इंस्टेंट कंप्लीट हो जाएगा। आपने ऑफर दिया, सामने वाले पर्सन ने आपको फेस टू फेस एक्सेप्टेंस दे देगा, या अगर आप टेलीफोन के थ्रू कर रहे हो तो आपने सामने वाले पर्सन को ऑफर दिया, सामने वाले पर्सन ने आपको एक्सेप्टेंस दे दिया। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है ऑफर और एक्सेप्टेंस का, वो इंस्टेंट कंप्लीट हो जाता है। इसमें टाइम गैप का तो कोई मामला ही नहीं आता, तुरंत ही एक पर्सन ऑफर देता है, दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, बात खत्म हो जाती है। तो जब भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन या फिर टेलीफोन कम्युनिकेशन की बात आती है, तो वहां पर
कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हो जाता है, इंस्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑफर और एक्सेप्टेंस के बीच में टाइम गैप बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब अगर हम किसी और मोड में जाएं, और वो मोड कौन सा हो सकता है, पहले के टाइम पे हम जो है लेटर के थ्रू ऑफर और एक्सेप्टेंस देते थे या टेलीग्राम का इस्तेमाल करते थे। टेलीग्राम भी आपका लेटर की तरह ही होता था, तो आप टेलीग्राम से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देते थे या पोस्ट ऑफिस के थ्रू लेटर डालकर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देते थे। तो इस केस में होता क्या था, इस तरीके का अगर आप मोड इस्तेमाल करोगे अपनी ऑफर और एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने के लिए, तो यहाँ पर टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आखिर हम कब कहें कि हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया? तो यहाँ पर सेक्शन 4 और 5 ने साफ साफ क्लियरली बता रखा है कि अगर आपका ऐसा कोई मोड है जिस मोड में आपके ऑफर और एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन में टाइम का गैप है, उस केस में आप कब ऑफर की कम्युनिकेशन को कंप्लीट मानोगे, कब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन को कंप्लीट मानोगे। तो हमें सेक्शन 4 और 5 देखना है। तो देखो मैं बता दूं आपको, इस टॉपिक को आगे देखने से पहले आप पहले ध्यान से जो मैं कह रहा हूं उस बात को समझो। ये लॉजिक निकालने की कोशिश मत करना आप इस टॉपिक के अंदर, लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये बात समझना होगा कि लॉ क्या कह रहा है। पहले आप लॉ की बातों को समझो, उसके बाद लॉजिक पे जाना। जनरली हम पहले क्या करते हैं, पहले लॉजिक पे जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ऐसा हमें करना ही क्यों पड़ा, उसके बाद जो है हम उस लॉ को समझते हैं। लेकिन अभी आपको इस टॉपिक के अंदर क्या करना है, इस टॉपिक के अंदर आपको पहले लॉ को समझना है, उसके बाद आप लॉजिक पे जाओगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो तरीका है कम्युनिकेशन करने का पोस्ट ऑफिस के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, ये बहुत पुराना तरीका है। और हमारा ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये बना था 1872 में। तो उस टाइम पर इसी के थ्रू कम्युनिकेशन होता था, बल्कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी बहुत बड़ी बात होती थी कम्युनिकेशन होना। तो जब इसके थ्रू कम्युनिकेशन होता था, या फिर जो है मोबाइल फोन से पहले पेजर यूज होते थे, एक पेजर आता था जिसमें आप एसएमएस कर सकते थे, कॉल का कोई सिस्टम नहीं था, तो उससे भी कम्युनिकेशन करते थे। तो इन सब चीजों में होता क्या था ना, टाइम गैप बहुत ज्यादा लगता था। तो ये तरीके आज की डेट में इफेक्टिव नहीं है। मैक्सिमम केस में आप इस तरीके से कोई कम्युनिकेशन नहीं करते कि आप सामने वाले पर्सन को चिट्ठी डालोगे फिर वो चिट्ठी का रिप्लाई करेगा, ऐसी कोई बातचीत नहीं होती। तो ये तरीके बहुत पुराने हैं। तो तरीके पुराने हैं तो लॉ भी पुराना है। तो लॉ पहले क्या कहता है वो बात आप समझो, फिर उसके बाद समझना क्या उसके पीछे का लॉजिक क्या था, ये क्या कहता है। ये पढ़ने से पहले हम चलते हैं सीधा एग्जाम्पल पे, उसके बाद हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। दो पर्सन है, एक पर्सन है ऑफरर, दूसरा पर्सन है ऑफरी। ऑफरर कौन है हमारा, मिस्टर ए। ऑफरी कौन है हमारा, मिस्टर बी। तो ऑफरर ने यानी ए ने जो है एक ऑफर दिया बी को कि मैं तुम्हें अपनी कार बेचना चाहता हूँ 5 लाख रुपए में, क्या तुम खरीदोगे। अब देखो ऑफर दिया उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए के ऑफर देने का तरीका देखो। ए ने ऑफर देने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करा, ए ने जो है लेटर का इस्तेमाल करा। ए ने एक ऑफर लेटर तैयार किया, उसमें अपने ऑफर के बारे में सारी बातें लिखी और उस ऑफर लेटर को पोस्ट कब करा, 5 तारीख को, 5 मार्च 2022। पोस्ट करते ही तुरंत तो पहुंच नहीं जाएगा वो बी के पास, टाइम लगेगा। अब आखिर बी को वो ऑफर लेटर रिसीव कब हुआ, तो देखो बी को ऑफर लेटर रिसीव कब हुआ था, 8 तारीख को। 8 मार्च को ऑफर लेटर बी को रिसीव हुआ, 3 दिन का टाइम गैप हो गया यहाँ पर। उसके बाद जो है बी को रिसीव हुआ, बी ने उसको खोल के पढ़ा, उसको ऑफर के बारे में पता चला, उसके बाद थोड़ा सोचा समझा, थोड़ा टाइम लिया, और टाइम लेने के बाद उसको लगा कि मुझे ए का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो उसने भी क्या करा, उसने अपनी तरफ से एक एक्सेप्टेंस लेटर तैयार करा। जिस तरीके से ऑफर लेटर आया था उसी तरीके से एक्सेप्टेंस लेटर भी जाएगा। तो एक्सेप्टेंस लेटर तैयार करा, और तैयार करने के बाद वो एक्सेप्टेंस लेटर सेंड कब कर दिया, सेंड कर दिया उस एक्सेप्टेंस लेटर को 12 मार्च 2022। उसने भी पोस्ट कर दिया वो एक्सेप्टेंस लेटर 12 मार्च 2022 को मिस्टर ए को। तो अब ए के पास वो एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचने में टाइम लगेगा। 12 मार्च को बी ने पोस्ट करा तो वो ए के पास कब पहुंचा, ए के पास वो एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव हुआ 15 मार्च को। यहाँ पर भी टाइम गैप है। अब देखो यहाँ पर मेन सवाल क्या आता है, पहले आप ये सोचो कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर हम इससे निकालना क्या चाहते हैं। ए ने जो है ऑफर लेटर पोस्ट करा 5 मार्च को और वो ऑफर लेटर रिसीव हुआ बी को 8 मार्च को। तो अब एक बात बताओ, जो ऑफर का कम्युनिकेशन है ए टू बी, इस बीच में 2 डेट सामने आई हमारे, एक 5 तारीख एक 8 तारीख। तो हम कौन से दिन को ये कहें कि इस दिन जो है हमारे ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है, जब ऑफर ने ऑफर का लेटर पोस्ट कर दिया तब बोले, या जब उस लेटर के बारे में बी को पता चला तब बोले। तो सिंपल सी बात है, आप लॉजिक से सोच के देखो। जब हम लीगल रूल्स पढ़ रहे थे रिगार्डिंग वैलिड ऑफर, उस केस में हमारा एक पॉइंट था ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। वहां पर हमने देखा था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस। अब याद करो उस केस में क्या था, जब तक आपका ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, जब तक ऑफरी को पता ही नहीं चला आपके ऑफर के बारे में, आपका ऑफर वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। वहां पर हमने पढ़ा था। तो उसी तरीके से जब तक बी को नहीं पता चलेगा कि उसके पास ऐसा कोई ऑफर आया है, ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट कैसे मान ले। ए ने भेजा ऑफर 5 तारीख को, तो बी को थोड़ी ना पता चला 5 तारीख को कि ए मुझे ऐसा कोई ऑफर भेजने वाला है, उसको तो 8 तारीख को पता चला ना। तो यहाँ पर ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब माना जाएगा, जब ऑफरी को पता चल जाएगा कि उसके पास ऐसा कोई ऑफर आया है, मतलब ऑफरी की नॉलेज में आ जाएगा। तो ऑफरी की नॉलेज में कब आएगा, जब वो ऑफर लेटर को पढ़ेगा कब, जब उसको रिसीव होगा। सिंपल सी बात है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब हुआ है, 8 मार्च 2022। तो ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है, जब ऑफर के बारे में पता चल जाता है ऑफरी को, जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाता है ऑफर, तब कह सकते हैं हम ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। अब देखो यही बात सेक्शन 4 में लिखी गई है। सेक्शन 4 में क्या कहा गया है
कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन, कब कंप्लीट होगा, इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, जब ऑफरी की नॉलेज में ऑफर आ जाएगा उस डेट पर हम कह सकते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया। तो आपको क्लियर हो गया कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब होता है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को लेकर हमारा लॉ थोड़ी सी अलग बात करता है। वो क्या कहता है, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो कहता है आपका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दो एस्पेक्ट में पूरा होगा। दो एस्पेक्ट बोल रहा है वो। पहला वो कह रहा है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर के लिए अलग टाइम पे कंप्लीट होगा और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरी के लिए अलग टाइम पे कंप्लीट होगा। ध्यान से पहले मेरी बात को सुनो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के दो एस्पेक्ट है। पहला एज अगेंस्ट द ऑफरर या प्रपोजर, मतलब ऑफरर के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने की डेट अलग है और ऑफरी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने की डेट अलग है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के केस में ऐसा कोई चक्कर नहीं था, कोई अलग अलग डेट नहीं थी, लेकिन जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात आ जाती है तो यहाँ पर दो डेट्स निकल के सामने आ जाती है। अब देखो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, समझ में आएगा, ध्यान से सुनो मेरी बात को। यहाँ पर हमारे सामने चार डेट्स हैं, हमें देखना है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी। तो ऑफर की तो कोई बात नहीं है, ऊपर वाली जो दो डेट्स हैं ये तो ऑफर की डेट है, तो इनको तो हमें देखना ही नहीं है। हमें कौन सी डेट को देखना है, एक्सेप्टेंस की। तो एक्सेप्टेंस की हमारे सामने दो डेट है। पहली डेट वो है जब ऑफरी ने एक्सेप्टेंस लेटर लिखकर सेंड कर दिया ऑफर को, और दूसरी डेट वो है जब एक्सेप्टेंस के बारे में पता चला किसको, ऑफर को पता चला कि मेरे ऑफर को ऑफरी ने एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि ऑफर को भी तो तभी पता चलेगा जब उसके पास एक्सेप्टेंस लेटर आएगा। ऑफर को थोड़ा 12 तारीख को पता चल जाएगा कि मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसको तो 15 तारीख को पता चलेगा। तो अब सवाल ये आता है कि हमारा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब माना जाए, 12 तारीख या 15 तारीख। तो मैंने आपको बताया ना, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट ऑफर के केस में अलग डेट पे माना जाएगा और ऑफरी के लिए अलग डेट में माना जाएगा। अब देखो ये अलग अलग डेट्स देने के पीछे लॉ मेकर की इंटेंशन क्या थी, आप ध्यान से सुनो। ए ने बी को अपनी कार बेचने का ऑफर दिया, ए ने ऑफर लेटर सेंड कर दिया 5 तारीख को। अब 5 तारीख को ऑफर लेटर सेंड करने के बाद ए को लगा यार मैंने गलत कर दिया। ए ने मार्केट रेट पता किया तो उसे लगा कि ये कार जो है उसकी 7-8 लाख रुपए में भी जा सकती थी, तो उसने गलत कर दिया, उसने सस्ते में ये कार बेचने का ऑफर दे दिया। तब ए का मन कर रहा है कि मैं ये ऑफर को वापस ले लूं। अब सवाल आता है कि ए इस ऑफर को वापस ले सकता है कि नहीं ले सकता, और अगर ले सकता है तो कब तक ले सकता है। तो देखो हमें एक बात अच्छे से पता है कि जब ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस जुड़ जाती है तो एग्रीमेंट बन जाता है, और एक बार एग्रीमेंट बन जाए तो दोनों ही पार्टीज बाइंडिंग हो जाती हैं। उसके बाद कोई भी पार्टी एग्रीमेंट को तोड़ नहीं सकती। लेकिन एग्रीमेंट बनने के लिए ऑफर भी चाहिए और साथ साथ उसकी एक्सेप्टेंस भी चाहिए। अब ये बताओ, ए ने ऑफर लेटर पोस्ट किया 5 तारीख को, तो 5 तारीख को ऑफर लेटर पोस्ट किया तो क्या 5 तारीख को एक्सेप्टेंस मिल गई? नहीं मिली। अब बी के पास ऑफर लेटर पहुंचा 8 तारीख को, बी ने ऑफर को पढ़ा 8 तारीख को, तो क्या 8 तारीख को एक्सेप्टेंस मिल गई? नहीं मिली। तो एक्सेप्टेंस मिली कब? एक्सेप्टेंस मिली 12 तारीख को, जब ऑफरी ने एक्सेप्टेंस लेटर लिखा और उसको सेंड करा, तभी तो एक्सेप्टेंस मिली, तभी तो ऑफर को एक्सेप्टेंस मिली। और जब एक्सेप्टेंस मिल गई तो अब दोनों पार्टीज के बीच एग्रीमेंट बन गया। तो अब जो है ए अपने ऑफर को वापस नहीं ले सकता, लेकिन जब तक एक्सेप्टेंस नहीं मिली, मतलब 12 मार्च तक जो है ए अपने ऑफर को वापस ले सकता है। वो चाहे तो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। वापस लेने का हमारे सामने लीगल वर्ड क्या आएगा? रिवोक। आपने रिवोक शब्द का इस्तेमाल करना है कि जब आप ऑफर को टेक बैक करते हो या विड्रॉ करते हो तो उसको हम कहते हैं रिवोक करना, ऑफर का रिवोकेशन करना। तो यहाँ पर ए ऑफर का रिवोकेशन कब तक कर सकता है? जब तक उस ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं लगी है। तो वो कब तक नहीं लगी है? 12 तारीख तक, जब तक एक्सेप्टेंस लेटर सेंड नहीं करा गया है। तो यहाँ पर 12 तारीख तक ए के पास पावर है कि वो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है, वापस ले सकता है। तो लॉ मेकर कहते हैं कि ए के लिए उसके ऑफर की एक्सेप्टेंस कब तक मानी जाएगी? 12 तारीख तक, जब तक एक्सेप्टेंस लेटर सेंड नहीं करा गया। तो यहाँ पर एक 12 तारीख तक ऑफर को वो टेक बैक कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, लेकिन 12 तारीख के बाद ऑफर के हाथ से वो पावर छिन जाएगी। तो लॉ मेकर्स कहते हैं जिस डेट पर ऑफर की पावर चले जाती है ऑफर को टेक बैक करने की, उस डेट पर हम मानते हैं कि ऑफर के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। अब ऑफर कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर ऑफर के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा? 12 तारीख। लेकिन ऑफरी के केस में मामला दूसरा है। अब ऑफरी को लेकर लॉजिक सुनो। 12 तारीख को ऑफरी ने वो एक्सेप्टेंस लेटर सेंड कर दिया, तो ये बताओ 12 तारीख को क्या ये एक्सेप्टेंस लेटर ऑफर तक पहुंच गया? ऑफर को पता चल गया कि ऑफरी ने मुझे एक्सेप्टेंस दे दिया? नहीं पता चला। मिस्टर ए को ये थोड़ी ना पता है 12 तारीख को कि मेरे ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। उसको तो पता तब चलेगा जब वो एक्सेप्टेंस लेटर वो रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद पढ़ेगा, यानी 15 तारीख को उसको रिसीव हुआ। तो ऑफरी के केस में यानी मिस्टर बी के पास ये पावर है कि वो अपने एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है। एक बात बताओ, जो चीज ए के साथ हुई, ए ने मार्केट रेट पता किया और उसको लगा कि ये कार मैंने अपनी सस्ते में बेचकर गलती कर दी, ये कार मैं अपनी 8 लाख में बेच सकता था, तो ये बात बी को भी तो लग सकती है। बी ने 12 तारीख को अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, लेकिन 12 तारीख के बाद उसको लगा कि यार मैंने एक्सेप्टेंस देकर गलती कर दी, ये सेम कार, ये सेम मॉडल मुझे जो है मार्केट में सस्ते रेट में मिल सकता था, 4 लाख 3 लाख में मिल सकता था, मैंने महंगा खरीद लिया 5 लाख रुपए में।
तो अब बी चाहेगा कि मैं अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले लूं। तो ये बताओ बी अपने एक्सेप्टेंस को वापस कब तक ले सकता है? तो लॉ मेकर्स कहते हैं यहाँ पर बी जो है, ऑफरी जो है, अपनी एक्सेप्टेंस को वापस तब तक ले सकता है जब तक ऑफरर के पास एक्सेप्टेंस लेटर पहुंच ना जाए, वो एक्सेप्टेंस लेटर को खोल के पढ़ ना ले। तो यहाँ पर बी अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कब तक कर सकता है? 15 तारीख तक। बी की पावर कब छिन जाएगी? 15 तारीख को छिन जाएगी। 15 तारीख से पहले पहले उसके पास पावर है कि वो अपने एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है। तो सेम वही ऑफर वाला लॉजिक लगेगा। जिस डेट को एक्सेप्टेंस वापस लेने की पावर खत्म हो जाएगी, तो वो डेट हम मान लेंगे कि आपकी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया ऑफरी के लिए। जिस तरीके से हमने माना था कि 12 तारीख को ऑफर के पास अपने ऑफर को वापस लेने की पावर खत्म हो गई थी, उसके पास जो मौका था 12 तारीख से पहले तक का था, तो 12 तारीख कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी ऑफर के लिए। उसी तरीके से एक्सेप्टेंस को वापस लेने की पावर ऑफरी के पास 15 तारीख से पहले पहले तक है। 15 तारीख को उसके पास अपने एक्सेप्टेंस को वापस लेने की पावर खत्म हो जाएगी। तो 15 तारीख की जो डेट है वो ऑफरी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने की डेट मानी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि 15 तारीख को कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरी के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे सामने 3 डेट निकल के आई। पहली डेट है हमारी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होने की, वो तो बड़ा आसान सा लॉजिक है। तो कॉम्प्लिकेशन आ जाता है हमारे सामने एक्सेप्टेंस को लेकर। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट ऑफर के लिए अलग डेट पे होता है, ऑफरी के लिए अलग डेट पे होता है। तो कंफ्यूजन वहीं पर आ जाती है। तो अब एक बार देख लेते हैं कि आखिर लॉ क्या कहता है। उसमें 2 एस्पेक्ट बताएं, ऑफर के लिए अलग टाइम है और ऑफरी के लिए अलग टाइम है। तो ऑफर की अगर बात करें, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज सून एज, जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया जाएगा ऑफरी के द्वारा, तो उस डेट को हम मान लेंगे कि ऑफर के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब पोस्ट करा गया था? हमारे एग्जांपल में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करा गया था 12 तारीख को। तो 12 तारीख को हमने माना था कि ऑफर का कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से अगर ऑफरी की बात करूं तो ऑफरी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब माना जाएगा? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर। तो जब ऑफर को आपकी एक्सेप्टेंस के बारे में नॉलेज हो जाएगी, जिस डेट को ऑफर को पता चल जाएगा उसके पास आपका एक्सेप्टेंस लेटर पहुंच जाएगा, उस डेट को मानेंगे कि ऑफरी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। तो ऑफरी के केस में हमारी ये डेट कौन सी थी? 15 तारीख। 15 तारीख को ऑफर के पास लेटर रिसीव हुआ, तो 15 तारीख हमारी ऑफरी के केस में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने की डेट थी। तो आपको क्लियर हो गया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। इस एग्जांपल को आप देखोगे 1-2 बार, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। इस टॉपिक को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है तो क्वेश्चन बनने के चांस उतने ही ज्यादा आते हैं। तो हमारे पहला टॉपिक खत्म हो गया। हमने 3 टॉपिक देखने हैं। पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बेसिकली मैं बताऊं तो हमारा दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। आप देखोगे हमारा रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुका है। तो मैं जब आपको लॉजिक बता रहा था कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का, तो वहां पर मैंने आपको रिवोकेशन का कॉन्सेप्ट समझा दिया। बस हमने उसको एक बार रीड आउट करके देखना है क्या लॉ क्या कहता है उसको लेकर। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? रिवोकेशन मींस टू टेक बैक और टू विथड्रॉ। रिवोकेशन का मतलब होता है आप अपने ऑफर या एक्सेप्टेंस को वापस लेना चाहते हो, टेक बैक करना चाहते हो, विड्रॉ करना चाहते हो। तो रिवोकेशन को देखते हैं एक बार हम। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर का रिवोकेशन किस तरीके से होता है? तो एग्जांपल देखते हैं। वही वाला एग्जांपल है हमारा, ऊपर जो एग्जांपल देखा था सेम एग्जांपल है। मैं आपको एक ही एग्जांपल के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ताकि आपके ऊपर ज्यादा एग्जांपल्स का बोझ ना पड़े, आपको एक ही एग्जांपल से सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो ए ने ऑफर दिया था बी को कि मैं अपनी कार तुम्हें बेचना चाहता हूँ 5 लाख रुपए में, और ये ऑफर का मोड क्या था? बाय पोस्ट दिया गया था, ऑफर लेटर बनाया गया था और वो पोस्ट करा गया था 5 तारीख को। डेट्स भी सारी सेम है। और ऑफर लेटर रिसीव कब हुआ था? वो रिसीव हुआ था 8 तारीख को। और उसके बाद क्या करा था? उसके बाद बी ने अपनी एक्सेप्टेंस लेटर लिखकर सेंड करा था। कब सेंड करा था एक्सेप्टेंस लेटर को? 12 तारीख को। और ये एक्सेप्टेंस लेटर ए को मिला कब था? रिसीव हुआ था 15 तारीख को। तो यहाँ पर 4 डेट्स थी। हमारा पहला टॉपिक है रिवोकेशन ऑफ ऑफर, यानी ऑफर को वापस लेना है। तो ऑफर को वापस लेगा कौन? जिसने ऑफर बनाया है। सीधी सीधी बात है। ए अपने ऑफर को वापस कब तक ले सकता है? 12 तारीख से पहले पहले ले सकता है। 12 तारीख को उसके ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस लग जाएगी, उसके बाद उसके हाथ से पावर छिन जाएगी। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं, हमने लॉजिक के साथ समझी थी। अब ये बताओ यहाँ पर ए अपने ऑफर को वापस क्यों लेना चाहता है? तो देखो हुआ कुछ ऐसा, 5 तारीख को ए ने ऑफर लेटर भेजा बी को, तो अगले ही दिन 6 तारीख को मिस्टर सी कौन है? ए का फ्रेंड है, उसका कॉल आ गया ए के पास। उसने एक ऑफर दे दिया ए को, और वो ऑफर क्या था? ऑफर टू बाय। यहाँ पर 2 बार लिख दिया, एक ही बार आएगा। ऑफर टू बाय ए कार फॉर ₹8 लाख। सी ने बोला ए को कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूँ 8 लाख रुपए में, क्या तुम बेचने को तैयार हो? तो यहाँ पर जैसी ये बात सुनी ए ने, ये तो पागल हो गया। ए ने सोचा ये मैंने क्या कर दिया, सामने से मेरे पास सी का कॉल आ रहा है कि मैं तुम्हारी कार 8 लाख रुपए में परचेस करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैंने अपने हाथ से खुद ही अपनी कार को 5 लाख रुपए में बेचने का ऑफर दे दिया बी को। तो ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं क्या करूं? अब मुझे ये ऑफर को वापस लेना होगा किसी भी कीमत पे, वरना मेरा 3 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। इस ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलने से पहले मुझे इस ऑफर को वापस लेना होगा। तो ए ने जल्दी जल्दी क्या करा? तो ए ने एक नया लेटर बनाया, रिवोकेशन ऑफ ऑफर का लेटर। और वो लेटर जो है स्पीड पोस्ट से, ये लेटर जो है एक नॉर्मल पोस्ट से भेजा था,
5 तारीख को भेजा, 8 तारीख को पहुंचा, 3 दिन का टाइम लगा। तो ए ने क्या करा, रिवोकेशन का लेटर तैयार किया और वो लेटर जो है स्पीड पोस्ट से, कि वो जल्दी पहुंच जाए, तो उसने स्पीड पोस्ट से वो लेटर सेंड कर दिया बी को, क्योंकि एक बार एक्सेप्टेंस मिल गया फिर तो एग्रीमेंट बन गया। तो यहाँ पर ए के पास कब तक अपने ऑफर को रिवोक करने की पावर है? एनी टाइम बिफोर 12 तारीख से पहले पहले जो है ए अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। तो मिस्टर ए रिवोक हिज ऑफर एट एनी टाइम बिफोर 12 मार्च 2022। तो 12 तारीख तक ए चाहे तो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। इसी बात को लॉ मेकर्स ने किस तरीके से लिखा है, ध्यान से देखो। लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग और कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप ध्यान से सुनोगे आपको समझ में आ जाएगा। रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब तक हो सकता है? रिवोक एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ध्यान से देखो, किसी भी टाइम रिवोक किया जा सकता है, कब तक? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के कंप्लीट होने तक। लेकिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तो ऑफर के लिए अलग कंप्लीट होता है और ऑफर के लिए अलग कंप्लीट होता है। तो आखिर कौन सी डेट की बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर बात हो रही है एज अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर कौन होता है? प्रपोजर होता है ऑफर। ऑफर के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने की डेट से पहले पहले तक ऑफर के पास पावर है कि वो चाहे तो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनो, क्या शब्द को इस्तेमाल किया गया है? बोला गया है रिवोक एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। हमें पता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होती है, ऑफर के केस में अलग होती है, ऑफरी के केस में अलग होती है। ऊपर हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होती है। आप देखो यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हमने पढ़ा था ऑफर का केस और ऑफरी का केस। तो जब ऑफर के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होती है, उस डेट से पहले पहले ऑफर के पास पावर है कि वो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिस्टर ए ऑफर बाय लेटर टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹1 लाख। मिस्टर ए ने एक ऑफर दिया बी को कि मैं अपनी कार तुम्हें बेचना चाहता हूँ 1 लाख रुपए में। और ये ऑफर किस तरीके से दिया? लेटर सेंड, लेटर के थ्रू ऑफर दिया गया है। तो लेटर कब पोस्ट करा गया था? ए की तरफ से लेटर पोस्ट करा गया था 15 मार्च को। तो बी के पास वो लेटर पहुंचा कब? 17 मार्च को। 17 मार्च को ए के ऑफर वाला लेटर बी के पास पहुंचा। तब ये बताओ यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब हुआ है? 15 मार्च या 17 मार्च? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हमारा कंप्लीट कब होता है? जब ऑफर लेटर ऑफरी के पास पहुंच जाता है, यानी जब ऑफरी को ऑफर की नॉलेज हो जाती है। तो ऑफर की नॉलेज कब होगी? 17 मार्च। तो हम कहेंगे 17 मार्च को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया। मिस्टर बी एक्सेप्टेड द ऑफर। मिस्टर बी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया एंड पोस्टेड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 20 मार्च। बी ने ऑफर को एक्सेप्ट करके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब पोस्ट कर दिया? 20 मार्च को पोस्ट कर दिया। तो अब ये बताओ, यहाँ पर हमारे सामने 3 डेट आ गई। पहली डेट जिस डेट पे ए ने ऑफर लेटर सेंड करा था 15 मार्च। दूसरी डेट जिस डेट पर बी को ऑफर लेटर मिला था 17 मार्च। तीसरी डेट जिस डेट पर बी ने एक्सेप्टेंस लेटर सेंड किया 20 मार्च। तो कौन सी डेट तक ए जो है अपने ऑफर को वापस ले सकता है? तो हमने देखा था ए जो है ऑफर के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले पहले किसी भी टाइम अपने ऑफर को वापस ले सकता है। तो ऑफर के केस में यानी मिस्टर ए के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब हो रहा है? जब ऑफरी जो है यानी बी जो है एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट करेगा, उस डेट को कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा ऑफर के लिए। तो उस डेट से पहले पहले यानी 20 मार्च से पहले पहले कभी भी ए जो है अपने ऑफर को वापस ले सकता है। ए बिकेम बाउंड बाय द ऑफर ऑन 20th मार्च। इन दिस केस ऑफर कुड बी रिवोक्ड बाय मिस्टर ए एट एनी टाइम बिफोर 20th मार्च। तो आपको क्लियर हो गया रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब तक किया जा सकता है। उसी तरह हम देखते हैं रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं, आप बस ध्यान से एग्जांपल को देखते चलो। 2 पार्टीज है, वही हमारे सामने सेम एग्जांपल है ए और बी का। ए ने अपनी कार सेल करने का ऑफर दिया बी को 5 लाख में। पोस्ट कब करा था ऑफर लेटर? 5 मार्च को। बी के पास ऑफर लेटर कब पहुंचा? बी के पास ऑफर लेटर रिसीव हुआ 8 मार्च को। उसके बाद बी ने जो है एक्सेप्टेंस लेटर सेंड करा 12 मार्च को और एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव कब हुआ? ए को 15 मार्च को। अब सवाल यहाँ पर है हमारा रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का। अब हमें देखना है कि एक्सेप्टेंस वापस लेना है। किसको एक्सेप्टेंस वापस लेना है? तो एक्सेप्टेंस वापस कौन लेगा? जो एक्सेप्टेंस देगा, यानी ऑफरी यानी बी। अब बी ने एक्सेप्टेंस लेटर सेंड किया था 12 मार्च को। अब 12 मार्च को एक्सेप्टेंस लेटर सेंड करने के बाद क्या हुआ? 13 मार्च को बी के पास जो है डी का कॉल आया। डी कौन है? बी का दोस्त। उसका कॉल आया और उसने बोला कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं। कितने में? 3 लाख रुपए में। और डी जिस कार की बात कर रहा है वो कार सेम एज इट इज है मिस्टर ए के कार के जैसी, यानी सेम मॉडल है, सेम कंपनी है, कार की कंडीशन भी सेम है, सब कुछ सेम है, एज इट इज ए वाली कार है। तो डी जो है बी को अपनी कार बेचने को तैयार है 3 लाख रुपए में, जबकि बी जो है पहले से एक ही कार के लिए एक्सेप्टेंस दे चुका है, वो भी 5 लाख रुपए में। अब बी परेशान हो गया। बी ने बोला कि मेरे को तो कार महंगी पड़ गई, ए ने जो है मुझे लूट लिया, तो मैं इससे 5 लाख रुपए में खरीद के अपने 2 लाख का नुकसान क्यों कराऊं, जब मुझे वैसी कार 3 लाख रुपए में मिल रही है। अब बी सोचेगा किसी भी तरीके से मुझे अपना ये एक्सेप्टेंस वापस लेना होगा। अब वापस कब तक ले सकता है? वापस ले सकता है जब तक एक्सेप्टेंस के बारे में जानकारी ना हो जाए ए को, यानी ऑफर को। क्योंकि जब तक ऑफर के पास ऑफरी का एक्सेप्टेंस लेटर नहीं आया, ऑफर को पता थोड़ी ना चलेगा कि मेरे ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल चुका है। जब ऑफर के पास एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव होगा और उसके बाद उसको खोल के पढ़ेगा, तो बी के पास कब तक पावर है अपने एक्सेप्टेंस को वापस लेने की? 15 तारीख तक। तो यहाँ पर लॉ मेकर्स क्या कहते हैं? मिस्टर ए रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर
15 मार्च 2022। तो आखिर लीगल वर्ड्स में क्या कहा गया है? रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को रिवोक कब तक करा जा सकता है? एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफी। तो एक्सेप्टेंस को रिवोक करा जा सकता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले पहले। किसके लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले पहले? ऑफरी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले पहले। अब ऑफरी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होती है? जब ऑफर के नॉलेज में उसकी एक्सेप्टेंस आ जाती है। हमने देखा था ऊपर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होती है ऑफरी के लिए? व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर। तो ऑफर की नॉलेज में आपकी एक्सेप्टेंस जिस डेट को आ जाएगी उस डेट को हम मानेंगे कि ऑफरी के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई, और वो डेट है 15 मार्च। जब ऑफर को एक्सेप्टेंस का लेटर मिलेगा तभी तो उसको खोल के वो पड़ेगा। तो 15 मार्च से पहले पहले बी के पास पावर है कि वो चाहे तो अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है, वापस ले सकता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्स ऑफर बाय लेटर टू सेल हिज कार टू वाई फॉर ₹1 लाख। सेम एग्जांपल है जो ऊपर देखा था हमने। एक्स ने एक ऑफर लेटर दिया कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं वाई को 1 लाख रुपए में। द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वाज ऑन 15 मार्च। मैं एग्जांपल सेम ही रख रहा हूं ताकि जो है आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ताकि आपको एक ही एग्जांपल याद रखना पड़े और एक ही एग्जांपल से आप अपने सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर पाओ। द लेटर वाज पोस्टेड ऑन 15 मार्च। तो एक्स ने अपना ऑफर लेटर पोस्ट कब करा? 15 मार्च को, और वो रिसीव कब हुआ वाई को? 17 मार्च को। वाई एक्सेप्टेड द ऑफर एंड पोस्टेड हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 20th मार्च। तो वाई ने एक्स के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कब करा? 20 मार्च को। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करा गया 20 मार्च को, और वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एक्स के पास कब पहुंचा? 22 मार्च को। तो हमारे सामने 4 डेट आ गई। पहली डेट जब ऑफर लेटर पोस्ट करा गया था यानी 15 मार्च। दूसरी जब ऑफर लेटर ऑफरी के पास पहुंचा यानी 17 मार्च। तीसरी जब ऑफरी ने यानी वाई ने एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट करा 20 मार्च। चौथी जब एक्सेप्टेंस लेटर एक्स के पास पहुंचा यानी ऑफर के पास पहुंचा 22 मार्च। अब हमें देखना है कि आखिर वाई जो कि ऑफरी है वो अपनी एक्सेप्टेंस को कौन सी डेट तक रिवोक कर सकता है, कौन सी डेट तक वापस ले सकता है। तो हमें पता है वाई ने अपनी एक्सेप्टेंस दी कब थी? एक्सेप्टेंस देने के बाद ही तो उसको रिवोक करेगा। एक्सेप्टेंस लेटर सेंड कब करा गया था? 20 मार्च को। तो 20 मार्च को एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया था, तो जब एक्सेप्टेंस लेटर सेंड करा उसके बाद ही तो रिवोक करेगा। तो एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचा कब? ऑफर के पास यानी एक्स के पास 22 मार्च को। तो 22 मार्च को वो डेट है जिस दिन ऑफर के नॉलेज में ऑफरी की एक्सेप्टेंस पहुंच जाएगी। तो 22 मार्च से पहले पहले ऑफरी यानी वाई अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। इन दिस केस द एक्सेप्टेंस कुड बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर 22 मार्च। तो आपको क्लियर हो गया रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का टॉपिक। तीसरा टॉपिक आता है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। अब ये क्या है? ध्यान से सुनो। रिवोकेशन के टॉपिक में अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने 2 पॉइंट पढ़े। पहला, ऑफर रिवोक कौन सी डेट तक करा जा सकता है। दूसरा, एक्सेप्टेंस रिवोक कौन सी डेट तक करा जा सकता है। तो रिवोक करने की डेट कौन सी होगी ये तो हमने देख लिया। अब रिवोकेशन का कम्युनिकेशन भी तो होना है। रिवोकेशन लेटर पहुंचने में टाइम भी तो लगेगा। अब रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कौन सी डेट को कंप्लीट माना जाएगा? जैसे हमने देखा था ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट होने की डेट अलग थी, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट होने की डेट अलग थी। उसी तरीके से आपने रिवोकेशन लेटर भेजा है तो रिवोकेशन लेटर के कम्युनिकेशन के कंप्लीट होने की भी तो कोई ना कोई डेट होगी। तो आखिर वो डेट कौन सी होगी जब आपके कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन को कंप्लीट माना जाएगा? वही हमें देखना है। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कंफ्यूजन वाला टॉपिक नहीं है, ध्यान से सुनते चलो। तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज इफेक्टिव इफ इट इज कम्युनिकेटेड। तो रिवोकेशन ऑफ तभी इफेक्टिव माना जाएगा जब वो कम्युनिकेट होगा। कब कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा वही हमें देखना है। तो यहाँ पर भी एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन वाला हिसाब किताब है, यानी 2 अलग अलग डेट है। जो रिवोकेशन करेगा उसके लिए कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट होने की डेट अलग होगी, और जिसको रिवोकेशन का लेटर भेजेगा उसके लिए कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट होने की डेट अलग होगी। रिवोकेशन तो कोई भी कर सकता है, ऑफर भी रिवोकेशन का लेटर बना सकता है, एक्सेप्टर भी रिवोकेशन का लेटर बना सकता है। तो जो पर्सन रिवोकेशन का लेटर बनाएगा तो उसके लिए कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट होने की डेट अलग होगी, और जिसके लिए बनाएगा उसके लिए कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट होने की डेट अलग होगी। कौन कौन सी डेट होगी ध्यान से सुनो। फॉर द पर्सन हु मेक्स इट, तो जो रिवोकेशन का लेटर बनाएगा, जो रिवोकेशन का लेटर तैयार करेगा, अब वो ऑफर भी हो सकता है, ऑफरी भी हो सकता है, ऑफर भी रिवोक करा जा सकता है, एक्सेप्टेंस भी रिवोक करी जा सकती है। तो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट जब रिवोकेशन इज सेंड टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड। कब माना जाएगा? जब रिवोकेशन सेंड हो जाएगा। सेंड किसको करना है? जिसके लिए रिवोकेशन बनाया गया है। तो जो पर्सन रिवोकेशन बनाएगा उसके लिए रिवोकेशन कंप्लीट कब माना जाएगा? जब वो रिवोकेशन के लेटर को सेंड कर देगा, उस डेट के लिए उसका कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट माना जाएगा। और जिसको वो रिवोकेशन सेंड कर रहा है, यानी द पर्सन टू हुम इट इज मेड, यानी वो पर्सन जिसके लिए रिवोकेशन बनाया जा रहा है, उसके लिए रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? जब उसकी नॉलेज में आ जाएगा, यानी जब उसके पास रिवोकेशन का लेटर पहुंच जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एक्स ऑफर बाय लेटर टू सेल हिज कार वाई ₹50,000। तो एक्स ने ऑफर लेटर तैयार किया और बोला कि मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूं वाई को 50,000 में, और ये ऑफर लेटर पोस्ट कब करा गया? ये ऑफर लेटर पोस्ट करा गया 10 मई को। अब वाई के पास ऑफर लेटर कब तक पहुंचा? वाई के पास ऑफर लेटर पहुंचा 13 मई को। अब एक्स जो है अपने ऑफर को रिवोक करना चाहता है, उसने 10 तारीख को ऑफर लेटर भेज तो दिया,
लेकिन उसको अपने ऑफर को रिवोक करना है, वापस लेना है। तो एक्स ने क्या करा, एक्स ने एक रिवोकेशन का लेटर तैयार करा और 14 तारीख को टेलीग्राम से उस लेटर को भेज दिया। और वो पहुंचा कब, वो पहुंचा वाई के पास 15 मई को। यहाँ पर हमारे सामने 4 डेट हैं। पहली डेट है जब ऑफर सेंड करा गया था, दूसरी डेट है जब ऑफर रिसीव करा गया था, और फिर हमारे सामने तीसरी डेट आती है जब एक्स ने अपने रिवोकेशन के लेटर को साइन करा। और रिवोकेशन का लेटर पहुंचा कब, वाई के पास 15 मई। अब सवाल आता है यहाँ पर कि रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब माना जाएगा। तो हमें अच्छे से पता है यहाँ पर क्या बोला गया है, जो पर्सन रिवोकेशन का लेटर बनाएगा, जो पर्सन रिवोकेशन तैयार करेगा। यहाँ पर रिवोकेशन तैयार किसने करा, एक्स ने। एक्स ने अपने ऑफर का रिवोकेशन करा है। तो जो पर्सन रिवोकेशन का लेटर तैयार करता है उसके लिए रिवोकेशन कंप्लीट कब माना जाता है, जब वो अपने रिवोकेशन के लेटर को साइन कर देता है। उस डेट को उसका कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट माना जाता है। तो एक्स ने टेलीग्राम के थ्रू अपने रिवोकेशन के लेटर को साइन कर दिया 14 तारीख को। तो फॉर एक्स, एक्स के लिए कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट। कब कंप्लीट माना जाएगा, 14 मई। तो 14 मई को एक्स के लिए कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट हो गया। अगर वाई की बात करें तो जिस पर्सन के लिए रिवोकेशन बनाया जाता है, वाई के लिए यहाँ पर रिवोकेशन बनाया गया था, तो जिस पर्सन के लिए रिवोकेशन बनाया जाता है उस पर्सन का रिवोकेशन कंप्लीट कब माना जाता है, जब उसको रिवोकेशन के बारे में पता चल जाए। तो वाई को पता कब चला रिवोकेशन के बारे में, 15 तारीख को, जब उसके पास रिवोकेशन का लेटर पहुंचा। तो वाई के लिए रिवोकेशन कंप्लीट कब माना जाएगा, वाई के लिए रिवोकेशन कंप्लीट माना जाएगा 15 तारीख, 15 मई को वाई के लिए रिवोकेशन कंप्लीट माना जाएगा। तो क्लियर होगा आपको कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन का कॉन्सेप्ट। अब देखो मेनली एग्जाम में क्वेश्चन किसमें से आता है, तो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन में से तो हार्डली चांस है, जब आपकी किस्मत बहुत खराब होगी तो आपसे कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है ऊपर वाले दोनों टॉपिक्स में से। ऊपर हमने 2 टॉपिक्स पढ़े, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इसमें से आपका क्वेश्चन बनेगा। और उसके बाद आपका क्वेश्चन कहां से बन सकता है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसमें रिवोकेशन ऑफ ऑफर से क्वेश्चन बन सकता है, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से क्वेश्चन बन सकता है। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन में से क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, लेकिन जितने भी चांस है हमने कोई रिस्क नहीं लिया, हमने अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। हमारा ये रिवोकेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है। मैंने आपको कहा था हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, पहला कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दूसरा रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और तीसरा हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लैप्स ऑफ ऑफर। लैप्स का मतलब क्या होता है, एक्सपायर, खत्म हो गया। तो लैप्स ऑफ ऑफर का मतलब हो गया कि आपका ऑफर खत्म कब कब हो सकता है, कौन कौन सी कंडीशन में आपका ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। तो सेक्शन 6 ने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर जिसकी वजह से आपका ऑफर लैप्स हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स हम अपने चैप्टर्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, उन्हीं पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक सेक्शन में आ गया, सेक्शन नंबर 6। तो यहाँ पर कुछ नया नहीं पढ़ना, हमें एक एक करके सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। तो जब रिवोकेशन का नोटिस ऑफर भेज देगा ऑफरी को, तो यहाँ पर ऑफर तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जब ऑफर जो है रिवोकेशन का नोटिस भेज देता है, तो रिवोकेशन नोटिस का मतलब ही है कि ऑफर जो है अपने ऑफर को वापस ले रहा है। तो पहला पॉइंट क्या है, नोटिस ऑफ रिवोकेशन। दूसरा क्या था हमारे सामने, पासेज ऑफ टाइम। तो हमने देखा था ऑफर जो है ऑफर देते समय टाइम प्रिस्क्राइब कर सकता है कि इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको जो है अपनी एक्सेप्टेंस देनी होगी, वरना मैं ये ऑफर किसी और को दे दूंगा। तो ऑफर जो है टाइम को प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो अगर ऑफर ने टाइम प्रिस्क्राइब कर रखा है ऑफर देते समय, तो जैसे ही वो टाइम कंप्लीट होगा आपका ऑफर खत्म हो जाएगा, ऑफर लैप्स हो जाएगा। तो पासेज ऑफ टाइम होता ही आपका ऑफर खत्म हो जाएगा। और अगर टाइम प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा, ऑफर ने कोई भी टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया, तो हमने देखा था रीजनेबल टाइम के अंदर आपको ऑफर की एक्सेप्टेंस देनी है। तो जैसे ही रीजनेबल टाइम खत्म हो जाएगा आपका ऑफर भी खत्म हो जाएगा। तो पासेज ऑफ टाइम की वजह से भी आपका ऑफर खत्म हो सकता है। और क्या क्या कारण हो सकते हैं आपका ऑफर खत्म होने के, डेथ और इंसैनिटी। जो ऑफर है उसकी डेथ हो गई या इंसैनिटी हो गई, उस केस में भी आपका ऑफर खत्म हो जाएगा। चौथा क्या पॉइंट आ सकता है, बाय रिजेक्शन। ऑफर जो है आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दे, तो यहां पर आपका ऑफर खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो बाद में रिवाइव नहीं हो सकता, चाहे बाद में जो है सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस आ जाए, यानी ऑफर जो है पहले रिजेक्ट कर दे और बाद में बोले नहीं नहीं मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो एक बार रिजेक्ट कर दिया, बात खत्म, ऑफर खत्म हो गया। तो यहाँ पर जैसी ऑफर जो है आपके ऑफर को रिजेक्ट कर लेगा, आपका ऑफर खत्म हो जाएगा। काउंटर ऑफर हमने देखा था, जब ऑफर की तरफ से काउंटर ऑफर दिया जाता है तो ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब मोड। अब ऑफर जो है ऑफर देते समय प्रिस्क्राइब टाइम की तरह प्रिस्क्राइब मोड भी तय कर सकता है कि मुझे जो है एक्सेप्टेंस इसी पर्टिकुलर मोड में चाहिए। तो अगर उसी प्रिस्क्राइब मोड में ऑफर ने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो यहां पर ऑफर खत्म हो जाएगा, ऑफर लैप्स हो जाएगा। या फिर अगर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी, तो आपको यूजुअल मोड का इस्तेमाल करना है, यानी रीजनेबल मोड का इस्तेमाल करना है। तो ट्रेडिशनली जो मोड चलती आ रही है उसी मोड में आपको यूजुअल मोड में अपनी एक्सेप्टेंस देनी होती है। बाय फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर क्या है, एक्सेप्टर जो है वो फेल हो गया। किस चीज में फेल हो गया, ऑफर ने जो है ऑफर देने से पहले बोला था एक्सेप्टर को कि आपको जो है पर्टिकुलर कंडीशन पूरी करनी होगी, उसके बाद ही आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो। तो एक्सेप्टर जो है वो पर्टिकुलर कंडीशन को पूरी नहीं कर पाया, तो एक्सेप्टेंस क्या देगा, एक्सेप्टेंस देने से पहले आपको कंडीशन पूरी करनी थी, आपने वो कंडीशन ही पूरी नहीं करी, तो ऑफर खत्म हो गया, बात खत्म। एक और पॉइंट हो सकता है, यहां पर लिखना रह गया, बाय चेंज ऑफ लॉ। अगर मान लो कोई लॉ ही चेंज हो गया,
सपोज दो पार्टीज है, ए और बी। ए ने ऑफर दिया बी को कि मैं आपको जो है 50 केजी प्लास्टिक के बैग्स जो है सप्लाई करूंगा। बी ने जो है उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, दोनों के बीच एग्रीमेंट बन गया। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, लॉ चेंज हो गया अचानक ही, जो है गवर्नमेंट ने बोला कि प्लास्टिक बैन हो गया। तो लॉ के चेंजेस होने की वजह से भी आपका ऑफर जो है वो लैप्स हो सकता है, ऑफर खत्म हो सकता है। अब प्लास्टिक की सप्लाई हो नहीं सकती, ऑफर आपका खत्म हो गया। तो इसी के साथ हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का। उससे पहले मैं आपको फर्स्ट चैप्टर भी करवा चुका हूं, नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और आज हमने अपना इस सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की सारी वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड चैप्टर, जो कि है कंसिडरेशन।